नमस्ते। त्रिपाठी जी का स्वागत है विश्वम्भरा के आज के इस आयोजन में। और पुष्पिता जी भी हमारे साथ हैं। पुष्पिता जी का भी हार्दिक स्वागत है। मुझे अच्छा लग रहा है। नारायण कुमार जी भी जुड़े हैं जी। और नरेश जी वाराणसी से हैं। हम अभी अपने सभी उपस्थितों की ओर से हमारे आज के जो अतिथि हैं जिन्हें हम सुनना चाहते हैं उनका स्वागत करते हैं। मैं उन्हें स्पॉटलाइट कर देती हूँ। स्वागत राजा राम जी आपका विश्वम्भरा के इस मंच पर। मैं बहुत संक्षेप में विश्वम्भरा की थोड़ी सी जानकारी बांटना चाहूंगी जो भी हमसे जुड़े हैं या सुन रहे हैं, देख रहे हैं। विश्वम्भरा का गठन हमने वर्ष 2002 में भारतीय जीवन मूल्यों के प्रचार प्रसार की संकल्पना इस ध्येय वाक्य से किया था। और इसका जो सूत्र वाक्य आप कह सकते इस भावना से किया था। और इसका सूत्र वाक्य है विश्वम भवत्येक नीडम। कि क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का समय है, लेकिन उस ग्लोबलाइजेशन जिसे आज का विश्व वह विश्व बाजार है, और हमारे यहाँ विश्व परिवार की कामना की गई थी। और विश्व परिवार और विश्व बाजार का जो अंतर है, बाजार और परिवार का, बाजार में हर आदमी अपना प्रॉफिट सोचता है, लाभ सोचता है, और परिवार में सदा अपने से बढ़कर दूसरे का हित सोचा जाता है। तो यही दोनों में अंतर है। और इसी अंतर को रेखांकित करने के लिए विश्वम्भरा कार्यरत है कि इस परिवार में कौन कौन सम्मिलित हैं। जैसे परिवार के नुक्कड़ किनारे पौधे, वनस्पतियां, सबका हित, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, उनके सभी चीजें जो भी हैं, आदर्श और संस्कार मुख्य उसमें हमारी भूमिका है, क्योंकि ये सब तभी सुरक्षित रहेंगे जब आदर्श और संस्कार। तो भारतीय जीवन मूल्यों के प्रचार प्रसार की संस्था है, और हम ऐसे प्रत्येक कार्य को चाहे भारत से वह भारत की शिक्षा से जुड़ा है, भारतीय व्यक्तियों से जुड़ा है, भारतीय आदर्श हैं, भारतीय भाषाएं हैं, वाङ्मय है, कलाएं हैं, इतिहास है, महापुरुष हैं, जो भी जिन्होंने भी भारत और भारतीयता के जो उच्च आदर्श हैं, जिन्हें हम वैदिक आदर्श कहते हैं, उनके लिए कार्य किए हैं या उससे संबंधित हैं, उन सबको हम सम्मानित करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, उन्हें बढ़ावा देते हैं। और जो ऐसे व्यक्तित्व हैं जो उन दिशाओं में कार्य कर रहे हैं, उन्हें हम सादर आमंत्रित करते हैं। हम चाहते हैं उनकी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, और हमारा यह उनके प्रति अपना स्नेह और सम्मान व्यक्त करने का तरीका है कि उन्हें चैनल पर लाते हैं और उन्हें जोड़ते हैं। मैं अमेरिका में हूँ, पुष्पिता जी नेदरलैंड में हैं, तो पुष्पिता जी भी विश्वम्भरा परिवार की सदस्य हैं। जिस रूप में आज चल रहा है, इसकी वेबसाइट है, वहां इसका विवरण और इतिहास लिखा है। एक चैनल है, चैनल अभी नया ही है, कुछ एक माह पूर्व अलग किया इसे हमने। तो फिर इसलिए हमने आज आपको आमंत्रित किया, क्योंकि आपने जो कार्य किए हैं वनौषधियों के क्षेत्र में, मधुमक्खियां, जैविक कृषि विशेषतः, और जो भारत के जो गुजरात के राज्यपाल हैं देवव्रत जी, वे समझिए कि मेरे बड़े भाई हैं, तो उनका भी जैविक कृषि के उसमें बहुत बहुत उन्होंने काम किया कुरुक्षेत्र में। फिर प्रधानमंत्री जी के साथ भी उनकी जो बैठक हुई उसमें, तो ये हमारे हृदय से बहुत जुड़ा हुआ है। क्योंकि हमने देखा है पंजाब में इतने केमिकल्स प्रयोग किए गए कृषि में, बड़ी उर्वर भूमि कहा जाता था कभी, लेकिन इतने केमिकल प्रयोग किए गए कि वहां के लोगों को, उस पर फिल्म भी बनी है कि वो भूमि के नीचे जब केमिकल्स गए तो पानी पर क्या प्रभाव पड़ा, और उस पानी को पीने से कैसे लोगों को कैंसर होता चला गया। वो पूरी कैंसर बेल्ट बन गई। एक ट्रेन चलती है वहां से राजस्थान के लिए, जहां पर उसका नाम ही है कैंसर ट्रेन। तो इतने दुष्प्रभाव देखने के बाद, और मैं तो उस अंचल से संबंधित हूँ, तो मैंने देखा है कि जो सिख नस्ल थी, जो नस्ल ही कहना चाहिए, मनुष्यों की भी नस्ल होती है,
कितने कैसे होते थे हाइट में, शारीरिक संरचना में, और कैसे वहां का जो अब युवक है, सिकुड़े हुए, छोटे, हाइट में कम, एकदम जैसे बहुत ही शारीरिक संरचना में भी कितना अंतर आ गया। और सारा विश्व अब आयु बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, हाइट बढ़े, आयु बढ़े, स्वास्थ्य अच्छा हो, लेकिन हम सिकुड़ते जा रहे हैं केवल इसीलिए क्योंकि हमारे यहाँ इतने केमिकल्स प्रयोग किए जाते हैं आकार बढ़ाने के लिए। वो सब बातें आपके मुंह से आएंगी तो और भी अच्छा लगेगा। तो हमने चाहा कि इतने ऐसे विषय पर जो कृषि और इधर कृषि के साथ को लेकर जो वितंडावाद चल रहा है, ऐसे समय में बहुत अच्छा हो कि आप आए और सीधे आपके मुंह से ये बातें जाएं। आपने जीवन भर इस दिशा में काम किया, आप लेखक कवि भी रहे हैं, संपादन पत्रिका से भी जुड़े रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा मैच है आपके, एक संयोग है कि हमारे जो हृदय से जुड़े हुए विषय हैं वे सभी आपके भी बहुत निकट हैं। तो मैं विश्वंभरा परिवार की ओर से, अपनी ओर से और आज इस मंच की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और मैं चाहूंगी कि पुष्पिता जी आए। पुष्पिता जी कुछ जोड़ना चाहती हैं? पुष्पिता जी जोड़ें और फिर हम आपको डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी को सुनेंगे। पुष्पिता जी, आप एक औपचारिक कविता जी चाहें तो? बहुत बहुत धन्यवाद आज की संगोष्ठी के लिए। और मैं नीदरलैंड की धरती से राजाराम त्रिपाठी जी का मैं स्वागत करती हूँ। वो कृषि विशेषज्ञ भी हैं और खेती का जो उनका जैविक जीवन शैली से जुड़ी हुई जो खेती है, परंपरा है, उसकी एक विरासत उन्होंने संभाल रखी है बहुत ही उत्कृष्ट और समर्थ स्तर पर। इसके साथ साथ वो कक्षाड़ पत्रिका के संपादक हैं, जो कि आदिवासियों की पत्रिका है। और इस पत्रिका को 2 साल पहले या 3 साल पहले, मुझे ठीक से समय याद नहीं है, श्रेष्ठ पत्रिकाओं का सम्मान भी प्राप्त हुआ था, राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त हुआ था। तो आप देखिए कि जो जमीन में जो खेती कर सकता है, वो साहित्य की धरती पर भी उसी तरह से खेती करने में लगे हुए हैं। तो शब्दों की खेती, साहित्य की खेती और किसानी की खेती, ये दोनों मिलकर ही आदर्श जीवन की एक उपलब्धि का रास्ता निकाल सकते हैं। तो मैं राजाराम त्रिपाठी जी से, डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगी कि वो जहां से भी शुरू करना चाहें, वहां से वो बात शुरू कर सकते हैं। और वो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। और हम सबसे अधिक, जिसे कहा जाए कि जानकारी अपने समय की आहटों को उनको रहती है, और उस पर उनकी टिप्पणियां समय समय पर आती रहती हैं विभिन्न अखबारों में, वेबसाइट पे और पत्रिकाओं में, कि शायद जिनको पहरुआ कहा जाता है वो शायद चूक सकते हैं अपनी टिप्पणी देने से, लेकिन डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी अपने समय के, अपने भारतवर्ष के और पृथ्वी के एक ऐसे पहरुआ हैं कि हर तरह से वो साथ हैं। इस तरह से लगता है कि विश्व की मानव समाज के साथ भी वो ऐसे ही जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी, आमंत्रित हैं आप। नमस्कार। मेरी आवाज अगर ठीक ठाक आ रही हो तो? जी ठीक, जी बिल्कुल ठीक। अपने बारे में, अपने काम के बारे में कुछ बोलना सबसे कठिन होता है, मेरा ऐसा मानना है। और जब मैं पूरा देखता हूं तो मुझे अभी तक, विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा, ऐसा कुछ लगता नहीं कि अभी तक भी कुछ ऐसा कुछ खास मैं कर पाया हूं जिसका समाज पे कोई बड़ा असर हुआ हो। हो सकता है आगे 10-20 साल बाद उसका असर दिखाई दे। मैं भारत के सबसे पिछड़े, बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला, जो कि नक्सलाइट मूवमेंट के कारण, आतंकवादी घटनाओं के कारण पूरे देश और विदेश में जाना जाता है। और आज का दिन जब हम आज चर्चा कर रहे हैं 2 जून को, आज भी मेरे कोंडागांव, जहां से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ दुर्भाग्य की ही बात है कि पुलिस और आदिवासियों में मुठभेड़ हुई और 2 नक्सलाइट मारे गए। तो मैं बस्तर की धरती में ही पैदा हुआ, पला बढ़ा। बेहद पिछड़ा एक गांव है, वहां मेरे पिताजी अपने प्राइमरी स्कूल के शिक्षक थे। और मैं उस गांव में
कि स्कूल का इकलौता बच्चा था जो आदिवासी नहीं था। क्योंकि मेरे बारे काम को समझने के पहले इसे समझना जरूरी होगा कि मैंने जो जीवन मूल्य पाए वो आदिवासी समाज से पाए। अ, मैं उन्हीं बच्चों के साथ पला बढ़ा, और हम 8वीं जब मैं पढ़ने गया शहर, वहां से 30 किलोमीटर दूर, तो पहली बार मैंने बड़ी बड़ी गाड़ियां और मोटरें देखी, ट्रेन देखी पहली बार। ते- तो इससे पहले आप अंदाज लगा सकते थे कि मेरा जीवन कैसा रहा होगा। और उस समय अ, घर से बाहर चारों तरफ जंगल होता था, और जड़ी बूटियों की, हर्बल की, प्रकृति की आ, समझ मुझे मेरे आदिवासी मित्रों से ही हुई। ये अलग बात है कि उन्होंने मुझे अपनाया नहीं था, क्योंकि मैं वो सारे आदिवासी बच्चों में अलग सा दिखता था। सब ज्यादातर काफी सांवले होते हैं, हमारे यहाँ के जो आदिवासी हैं, और उनके बाल भी अलग होते हैं। जैसे आपने बताया नस्ल, तो वो फर्क एकदम दिखता है। और मेरी नाक लंबी थी, और उसे लेके सारे बच्चे इतना चिढ़ाते थे तो कि मुझे, मेरे अंदर घनघोर हीन भावना घर कर गई थी। मैं कहता था, भगवान तूने मेरे साथ कितना अन्याय किया, मुझे इनके जैसा क्यों नहीं बनाया। और मैं कोशिश करता था इसे दबाने की रात को, कि मुझे वो दाग उनके जैसी हो जाए। और वो मुझे अपने साथ खेलने भी नहीं देते थे। मैं पास में जाता था तो एक तो मैं गुरुजी का लड़का, टीचर का, और उन्हें डर की कुछ चुगली न कर दे। दूसरी बात कि मैं एकदम अलग दिखता था। तो दिक्कत ये हुई कि मुझे उनके बीच शामिल होने के लिए उनकी चीजों को उनसे बेहतर सीखना पड़ा। मैं तीर चलाना सीखा जीत करके, उनसे बेहतर तीर चलाना सीखा। मैं सांप पकड़ना उनसे बेहतर सीखा। मैं पेड़ पे चढ़ना सीखा। मैंने जड़ी बूटियों की पहचान सीखी, क्योंकि आदिवासी कबीलों में माइट इज राइट, आपको स्थापित करना होता है कि। तो उसके बाद धीरे धीरे जब खुले, हम लोग अभिन्न मित्र हुए, तो एलिस इन वंडरलैंड की तरह एक दुनिया खुलती गई मेरे सामने, जंगल की। और मैंने जीवन मूल्यों को समझा, प्रकृति के साथ सहजीवन को समझा, कि बिना प्रकृति का विनाश किए हम कितना खुश रह सकते हैं नेचर में। उन चीजों को मैंने समझा। अब इससे अंदाज लगाएं कि उस गांव में, मेरे स्कूल से मेरे साथ पढ़े हुए लड़कों में, मेरे अलावा सबसे बड़े पद पे जो गए हैं वो कोऑपरेटिव बैंक के एक चपरासी हैं, शंभूनाथ चालकी, मेरे परम मित्र। एक बात जो प्यून तक पहुंच पाए, वो भी इसलिए क्योंकि मैंने 8वीं पास थे, मैंने उनका रोजगार जो एम्प्लॉयमेंट में उनका दर्ज करवाया था, और बाकी कोई नहीं पहुंचा। तो इतना पिछड़ा क्षेत्र है जहां से मैं निकला, और निकला नहीं कहूंगा, जहां से मैं जुड़ा हूं, क्योंकि मैं अभी भी हर हफ्ते जाता हूँ। मेरे अम्मा बाबू उसी गांव में आज भी रहते हैं। आपके पुष्पिता जी, आपके क्या पिताजी कैसे वहां, आप कैसे पहुंचे थे? वहां के मूल नहीं, निवासी नहीं है, तो थोड़ा यह भी जानना मेरे पिताजी के पिताजी, दादाजी चाहिए। बड़े अच्छे किसान हुआ करते थे। सेकेंड वर्ल्ड वार के समय अ, सब्जियां आदि पैक करके, जो फैजाबाद आप देखते हैं, फैजाबाद में एक एयरपोर्ट होता था, वहां से मित्र राष्ट्रों को टिन बंद सब्जियां, मटर आदि भेजी जाती थी। तो उस समय मेरे दादाजी प्रतापगढ़ जिले के मूल निवासी हैं, बड़े अच्छे किसान माने जाते थे। और उसके बाद जब युद्ध समाप्त हुआ, तो जवानों को तो उन्होंने अवार्ड्स दिए ही, साथ में जो अच्छे कुछ किसान थे उनको भी अवार्ड दिया। तो उस अवार्ड के सिलसिले में दादाजी अवार्ड सेरेमनी में कलकत्ता गए थे। तो सारे राजाओं को भी ये था कि उस अवार्ड सेरेमनी में जाना जरूरी था। तो बस्तर रियासत के राजा भी गए थे। तो राजा साहब तो राजाओं वाले काम में व्यस्त थे, लेकिन जो दीवान जी थे वो इन्हें ले आए कि पंडित जी, आप चल के हमारे क्षेत्र में उन्नत खेती कुछ सिखाएंगे। अच्छा, खेती ठीक। बड़े अच्छे किसान थे मेरे दादाजी। तो खेती किसानी हमें मतलब घुट्टी में मिली। और पहला कलमी आम का बगीचा इस क्षेत्र में दादाजी ने लगाया। उसकी अलग ही कथा है, कभी बताऊंगा। कि भाई, कलमी आम के बगीचे से मुझे समझ में आया कि कलमी आम के बगीचे में जब फल आने चालू हुए, जब हम बच्चे ही थे, तो पूरे गांव के हम दुश्मन थे। पूरा गांव हमारा दुश्मन हुआ करता था, क्योंकि
दादाजी किसी को आम तोड़ने नहीं देते थे, और मैं भी रखवाली करने लगा। मेरे पिताजी रखवाली करते थे, फिर मैं रखवाली करने लगा। तो एक दिन एक लड़का आम तोड़ के ले जा रहा था, मैंने दूर से देखा, दौड़ा लिया, और जब पास पहुंचे तो मैंने उसे जोर से डांटा कि भाई आम क्यों तोड़ के ले जा रहे हो। फिर पहचाना कि ये तो तीसरी चौथी तक मेरे साथ पढ़ा था, उन दिनों मैं कॉलेज में पढ़ रहा था। तो मैंने उसे डांटा, तो उसने आम फेंक दिया और कहा कि तुम लोग जब से इस गांव में आए हो, हम्म। तुम लोगों ने गदर बचा रखा है। किसी को अपने न आम खाने देते हो, न अमरूद खाने देते हो। तुम ये बताओ, जब तुम छोटे थे राजा राम, तो तुम हमारे साथ जंगल जाते थे, गांव में इतने पेड़ है, सब खाते थे, किसी ने तुम्हें रोका? और तुम ये बताओ, ये आम क्या तुमने बनाए हैं? हम्म। पेड़ तुमने लगा दिया, फले हैं। क्योंकि उस समय तक आदिवासी गांव में यह अवधारणा ही नहीं थी कि पेड़ किसी का हो सकता है, हाँ। प्रकृति किसी की हो सकती थी। ये जो हमारा ये चीजें मैंने वहां से समझी कि हम्म। वास्तव में जमीन मेरी होना, पेड़ मेरा, झरने मेरे, खदान मेरी, हम्म। और ये नदी मेरी, हम्म। तालाब मेरा। ये जब हमने प्रकृति के साधनों पे आधिपत्य की जो अंधाधुंध होड़ हुई, तो उसके मर्म को मैंने वहां से समझा कि वास्तव में हमारे ढेर सारे हमारे समाज के उपद्रवों की जड़ में ये बातें हैं। बहरहाल मैं उसके आगे पढ़ने लगा, पढ़ा, फिर बीएससी की मैंने, और एमए इकोनॉमिक्स किया। फिर हिस्ट्री में रुचि आई तो एमए हिस्ट्री किया, ऐसे पढ़ते गया। एक जो एक प्रश्न मेरे यहाँ मन में आ रहा है, बीच में रोक रही हूँ। जैसे जी आपने जी कहा कि आपको बड़ा संघर्ष करना पड़ा बच्चों के साथ, वहाँ के समाज के साथ, अपने आप को, आपकी जो अपीयरेंस है उसे लेकर ना, तालमेल की, अलग दिखता हूं मैं, अलग होने का जो है, अकेले होने का। यही यदि आपके दादाजी वहां गए तो आपके पिताजी जितने भाई बहन थे मुझे नहीं पता, या आपके पिताजी को भी करना पड़ा होगा, लेकिन उससे अधिक आपके पिता यानी आपके दादाजी के साथ भी जो लोग होंगे उन्हें, लेकिन वे बड़े हो चुके थे, किंतु आपके पिताजी या उनके भाई बहनों या आपकी माताजी जब आए, उन्हें भी क्या इसी संघर्ष से, इस तरह के इन्हीं सब मनोभावनाओं से गुजरना पड़ा, और ऐसा लगता रहा कुछ? दादाजी चूंकि राजा के बुलावे से गए थे, हम्म। तो राजा को भगवान की तरह पूजा जाता था, हाँ। और वो कुछ सिखाने गए थे, तो उनके प्रति तो लोगों का भाव अलग था। सम्मान था, दूसरा, भाव। वो बड़े लोगों में डील करते थे, दुनियादार, गांव में हाँ। भी, आदिवासी में भी जो हाँ। बड़े हैं, उनका साबका तो आसपास के गांव के लोगों से हाँ। होता ही रहता था। हाँ। तो वो एक रिश्ता अलग होता है। लेकिन एक बच्चा जो उनके बीच पैदा हुआ हो और पला बढ़ा हो, और उसके मनोविज्ञान के बारे में सोचें कि उसकी तरह का कोई दूसरा ना हो। और वहां से जो हमारा कॉलेज जगदलपुर था, 25 किलोमीटर दूर था, तो मैं रोज साइकिल से 25 किलोमीटर जाता था, 25 किलोमीटर आता था, और 8-10 किलोमीटर शहर में शहरें और खंबे भी देखने जाता था घूमने। तो लगभग 60 किलोमीटर रोज चला के मैंने ग्रेजुएशन किया। और फिर पढ़ते पढ़ते ही मैं जब बैंक में सिलेक्शन हुआ, इससे पहले मैं एडीओ में सहायक विकास विस्तार अधिकारी बना, तो गांव में ही रहा। फिर जब मैं बैंक में पीओ में सिलेक्ट हुआ, तो मैं बस्तर नहीं छोड़ना चाहता था। मैं स्टेट बैंक का ऑफिसर बना, पीओ, लेकिन ग्रामीण बैंकों में उस समय ऑप्शनल था कि ग्रामीण बैंकों को ये बड़े बड़े बैंक स्पॉन्सर्ड जो है वो चलाते थे। तो मैंने ऑप्शनल किया कि मैं बस्तर के ग्रामीण बैंक में जाना चाहूंगा। तो ग्रामीण बैंक घाटे में चल रहे थे, तो स्पॉन्सर्ड बैंक कुछ अपने अधिकारियों को भेजना चाहते थे, यंग लोगों को, ताकि उनको घाटे से उबारे। तो मैंने बस्तर ऑप्ट किया। तो लोगों ने कहा कि भाई स्टेट बैंक में बड़े बड़े ब्रांच में रहने के बजाय कोई बस्तर क्यों जाना चाहेगा, उसे तो काला पानी समझा जाता है। तो मैंने कहा भाई मैं बस्तर को छोड़ना मैं नहीं चाहता। बस्तर जो मेरे जुड़ाव था मिट्टी से, पर्यावरण से, तो मैं बस्तर में आया। और खेती करने के पहले मैं चूंकि इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट था, और बैंक में जब गया तो मैं देखा कि ज्यादातर जो डिफाल्टर्स हैं सारे किसान हैं, और जो ट्रैक्टर ले रहे हैं सबकी जमीनें नीलाम हो रही हैं। तो मैंने एक औसत निकाला कि जितने भी लोग ट्रैक्टर लेते हैं उनके 70% लोग जो है डिफॉल्ट कर जाते हैं। तो यहीं से शुरू हुआ परिवर्तन। मुझे ख्याल आया मेरे घर में भी का अच्छी खासी खेती थी, लेकिन
जब उसका किस्त पटाने का ट्रैक्टर का टाइम आता था तो पिताजी या चाचा जी, हम संयुक्त परिवार था, उनको अपने पीएफ से लोन लेना पड़ता था। तो मैं सोचता था कि भाई फार्म मैकेनाइजेशन में इनकम बढ़नी चाहिए, तो क्यों इनकम नहीं बढ़ रही है, उस खेती से हम क्यों कमा के नहीं दे पा रहे हैं। तो मैंने किसानों से मिलके, क्योंकि मुझे रिकवरी अफसर बनाया गया, तो मैं किसानों से मिलके पूछा कि आप क्यों नहीं पटाते। तो मैंने इस तरह इंटरव्यू की श्रृंखला चालू की तो पाया कि किसान तो पटाना चाहता है, लेकिन वास्तव में किसी को भी खेती से इनकम हो ही नहीं रही। और ट्रैक्टर जो है, इस जो जहां जहां ट्रैक्टर बिक रहे हैं, वहां वहां किसान डिफाल्टर हो रहा है। वास्तव में ट्रैक्टर की जरूरत ही नहीं है। फिर मैंने देखा कि अप्रेजल फार्म एक भरता है, ट्रैक्टर देने के पहले बैंक अप्राइज करता है, फील्ड अफसर जाते हैं, इतने घंटे चलेंगे ये फायदा होगा, बकायदा बनाया जाता है कि इतना इनकम होगी, उससे ये इसके आय स्तर भी बढ़ेगा और ये कर्जा पटाएगा। मैंने देखा पूरे अप्राइजल गलत है पूरे भारत में, और लगभग 5 से 7 लाख ट्रैक्टर, 7 से 10 लाख ट्रैक्टर हर साल खरीदे जाते हैं। एक तो मुझे लगा कि वास्तव में क्या सच में फार्म मैकेनाइजेशन से देश आगे बढ़ सकता है। तब मैंने एग्रीकल्चर की इकोनॉमी पे काम किया, क्योंकि इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट भी था। मैंने मुख्य जो भारत की 10 फसलें हैं उनकी एग्रोनॉमी बनाई, और जब देखा कि अगर जमीन की लागत को जोड़ ले, या जमीन को मान ले कि 10 लाख का मैं खरीदा, 5 लाख का खरीदा, तो उसका ब्याज को जोड़ ले, या जमीन किराए पे अगर खेती करता हूं, तो एक साल में जो किराया जमीन का देता हूं उससे भी अगर हम खर्च में शामिल कर लें अपने बैलेंस शीट में, तो भारत की सारी खेती घाटे का सौदा है। किसान अगर अपनी मजदूरी, अपने परिवार की मजदूरी को न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ जोड़ ले, और उस जमीन के रेंट को भी जोड़ ले, तो मैंने पाया कि अधिकांश खेती अपवादों को छोड़ के घाटे का सौदा है। तो बैंकिंग का एक सिद्धांत है अर्थशास्त्र का कि कहीं अगर डेबिट होता है तो कहीं क्रेडिट भी होना चाहिए। तो अगर किसान घाटा उठा रहे हैं इस देश की लगातार, तो ये घाटा जा कहाँ रहा है। तो समझ में आया कि ये भारत घाटा उठा रहा है और इंडिया के खाते में क्रेडिट हो रहा है। तो अच्छा, इसे थोड़ा मैंने खोल इसे कर बताएंगे। बिल्कुल। असल में ये जो व्यापारी जो व्यापार है, देखिए 2 तरह का है। एक किसान है, एक दूसरे सारे व्यापार है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। इस ढंग से समझें कि मैं वहां आऊंगा कि इस देश के वेल्थ ड्रेन के बारे में दादा भाई नौरोजी के बाद ज्यादा इस पे काम नहीं हुआ कि देश का पैसा जा कहाँ रहा है। हमारे प्लानिंग कमीशन के इतने सारे मेंबर, इतने सारे एक से एक अर्थशास्त्री हैं, मैं कई बार सवाल उठाता हूं कि लगभग 2 लाख से 2.25 लाख करोड़ रुपया हर साल केमिकल फर्टिलाइजर पे जाता है। आप देख लीजिए, पिछले साल भी लगभग 40 से 45 हजार करोड़ केवल एक खाद नाइट्रोजन पे हमने दिया था। अगर ये लगातार चल रहा है, मतलब चूंकि जो, अगर आपने सुना होगा कि इस साल डीएपी की कीमत में बढ़ोतरी हो गई थी, दुगना हो गया था, क्योंकि हम जो रासायनिक खाद यूज करते हैं, इसके जो इंग्रेडिएंट हैं हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। हाँ। करीब 70% इंपोर्ट होता है, हम्म। फास्फोरस, अमोनियम नाइट्रेट, सारी चीजें। तो और यहाँ जो कंपनियां हैं वहां से इंग्रेडिएंट मंगाती है और फिर उसको बनाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक बड़ा कंपोनेंट है कि हमारे देश से लगातार इतनी पैसे बड़ी राशि जाती बाहर जा है। जी रही है। जी। तो मैं आ रहा था कि जब इकोनॉमिक्स हम देखते हैं, तो मैंने उस इकोनॉमिक्स को उस समय नाबार्ड यानी बैंकों का बैंक जो है भारत में, नाबार्ड की चेयरपर्सन थी रंजना कुमार, सीनियर आईएएस है, बाद में वो विजिलेंस कमिश्नर हुई, से रिटायर हुई। उनको लिख के भेजा कि ये जो हम इकोनॉमिक्स बनाए हैं इसमें मुझे कुछ खोट दिखती है, ये इकोनॉमिकली वाइबल नहीं दिख रहा है। और फिर उन्होंने वो पढ़ा उसे, संयोग से उनके हाथ पे पढ़ी वो चिट्ठी, और उन्होंने मुझे बुला भेजा। 2003 के शायद, संभवतः 3-4 की बात है, 4, कि भाई आपने लिखा है कि ये खेती घाटे का सौदा है देश का, तो इसे आप प्रूव करिए। तो मैं गया, लैपटॉप पे ले जाके उन्हें समझाया कि मैडम ये कंपोनेंट्स हैं, ये खर्चे हैं, और इस रेट पे बिकता है, एवरेज ये प्रोडक्शन है, तो इस हिसाब से मुझे घाटे का लगता है। तो कन्विंस हुई, उन्होंने सारे ईडी भारत के जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को बुलाया और मुझे कहा आप 2 दिन रुकेंगे। मैंने कहा मैं रुक जाऊंगा।
फिर सारे ईडी के सामने कहा कि आप प्रेजेंटेशन दीजिए, कैसे घाटे का सौदा है। मैंने प्रेजेंटेशन दिया, सारे लोगों ने बोला हाँ भाई ठीक है, सवाल जवाब हुए, अल्टीमेटली कन्विंस हुए। तो जब वहां चलने लगे तो मैडम के ने कहा कि बड़ा अच्छा आपने बताया, ये तो सही है, लेकिन अब इसका हल क्या है? अगर एग्रीकल्चर घाटे का सौदा है भारत में अधिकांश, तो इसे प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जाए? तो चूंकि मैं इस दिशा में पहले से काम काफी समय कर रहा था, लेकिन उन्होंने कहा इसका प्रॉब्लम रेज करना कोई बड़ी चीज नहीं है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दीजिए आप। वो चीज मुझे काफी अंदर तक लगी। जब मैंने उसी समय तय किया था कि मैं रिजाइन करके मैं पूरी तौर से खेती करूंगा। खेती पहले से ही कर रहा था मैं बचपन से ही। फिर मैंने प्रॉफिटेबल खेती की राह में आगे बढ़ा, और कई बार हम गिरे भी। पहले तो गवर्नमेंट जिन फसलों के बारे में कहती है कि ये इसमें ज्यादा फायदे हैं, उनमें गए, कई फसलें लगाई, काजू लगाया, नारियल लगाया, केफ क्रॉप लगाया, कईयों में घाटे खाए। फिर जो कंपनियां, ढेर सारी कंपनियां पौधे बेचती हैं, बीज बेचती हैं कि इसको लगा लो, हर्बल की ये खेती कर लो, इसमें बड़ा फायदा है, वो लगाया, उसमें भी औंधे मुंह गिरे। हालात यह है कि राजा राम जी की सारी जमीनें परिवार की पेपर में निकली नीलाम होने को। ये हालात तक हम पहुंचे, लेकिन मैं लगा रहा उसमें, और मुझे मेरे साथी आदिवासी भाइयों का साथ मिला, क्योंकि बस्तर से हूँ। धीरे 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 हम हर्बल की खेती में, एरोमेटिक्स की हाई वैल्यू क्रॉप पे आगे बढ़े। सन 99 में जब मैं खेती शुरू किया था, मतलब 96 से मैं जैविक खेती कर रहा हूँ, और 99 में भारत में मेडिसिनल प्लांट के लिए पहला ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन हमने इकोशर्ट जर्मनी से हासिल किया, क्योंकि हम हर्बल को एक्सपोर्ट करना चाहते थे। और यूरोपियन नॉर्थ में ये है कि जंगल की, यानी वाइल्ड कलेक्टेड जो हर्बल्स है, जंगल की जड़ी बूटियां आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जंगल आने वाली पीढ़ी की धरोहर है। तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। अगर कोई चीज खा रहे हैं तो सोर्स ऑफ ओरिजिन को वेरिफिकेशन जरूरी था। तो मैं इसलिए ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन गया, और हमने रिलीजियसली ऑर्गेनिक करना चालू किया। तो 99-2000 में भारत का पहला ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेशन का हम लोगों को मिला। तो इससे हमारी राह जो है एक्सपोर्ट करने पे खुली। तो जो लगातार जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स ऑर्गेनिक के हुए 2003-4 से, लगातार मैं जाते रहा। इंटरनेशनल जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, रोटरडम, इंग्लैंड, जहां जहां भी हुए सब जगह हम गए, और भारतीय जड़ी बूटियों के बारे में बात रखते थे। एक बड़ी दिक्कत आती थी कि आपके यहाँ तो मिलावट बहुत ज्यादा है, भारत की जड़ी बूटियों पे कोई यकीन नहीं करता, पहले तो मैं बता। और मिलावट में, हाँ, मिलावट को लेके हमारी छवि इतनी खराब है। तो तीसरी चीज, हम जंगल से ही लाते हैं। मतलब हमारे यहाँ हर्बल की खेती के बारे में ये सोचिए कि पिछले 15 सालों में हर्बल की डिमांड लगातार 7% से लेके 16% तक की दर से बढ़ी है। कॉस्मेटिक से लेके हर सेक्टर में हर्बल्स या नेचुरल इंग्रेडिएंट, बोटेनिकल्स आए, लेकिन जंगल जो है वो 6% की दर से माइनस होते चले गए। तो जो इनका ट्रेडिशनल सोर्स है जड़ी बूटियों का, वो जंगलों तो खत्म होते जा रहे हैं, डिमांड बढ़ती जा रही है। तो ये डिमांड एंड सप्लाई के बीच का गैप कैसे खत्म हो? और इसके चलते करीब 40 वनौषधियां, दुर्लभ वनौषधियां हमारे देश से विलुप्त हो गई अंधाधुंध दोहन के कारण। हमारे जो आयुर्वेदिक कंपनियां हैं, उन्होंने व्यापार तो किया, अच्छे लेबल बनाए, अच्छी पैकिंग की, होर्डिंग बनाए, विज्ञापन दिया, लेकिन ये रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, रॉ मटेरियल सप्लाई कैसे होगी, ये किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा। तो हुआ ये कि जंगलों से नोच नोच के हम लेते गए, और धीरे धीरे खत्म होते गए। तो मुझे लगा कि अगर हम ग्लोबल मार्केट में जो हर्बल की $60 ट्रिलियन की नेचुरल इंग्रेडिएंट का मार्केट है, तो भारत के लिए एक बड़ी अच्छी संभावना ये हो सकती है। हम अगर ऑर्गेनिक करें, क्वालिटी मेंटेन करें, ईमानदारी से क्वालिटी मेंटेन करें, तो फो कॉल्ड सर्टिफिकेशन के लिए नहीं, क्योंकि ना सर्टिफिकेशन ना टेस्ट रिपोर्ट, क्योंकि हमारे देश के टेस्ट वो रिपोर्ट का भी, भी आप लोग आप उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल प्रमाण पत्र कोई हाँ, झूठे नहीं प्रमाण है। पत्र दे दिए जाते हैं। जी। तो धीरे धीरे करीब 400 आदिवासी परिवार जुड़ गए यहाँ पे, जो साथ में इसकी खेती चालू किए, और हम लोगों ने ऑर्गेनिक खेती को पे करीब जितनी
विधाएं हैं। भारत में क्या मैंने देखा, ऑर्गेनिक खेती जो है उसे अंधों का हाथी बना दी है। कोई कहते हैं अहिंसक खेती, कोई कार्बनिक खेती, कोई वैदिक खेती, कोई देश पांडे कृषि तंत्र, कोई काका कालेलकर का, कोई सुभाष पालेकर का। इस तरह से इतने सारे हाँ, होलिस्टिक, संप्रदाय बन गए। तो जैसे खेती बाबा के भी। लोग जैसे मठाधीश होते हैं, हर हाँ। एक ने कहा कि मेरी पद्धति ही सही है। और कोई वर्मी कंपोस्ट को लेके दौड़ा चला जा रहा है, कोई केवल गौमूत्र की ही बात कर रहा है, उससे कोई इफेक्टिव माइक्रोब्स की ही बात कर रहे हैं, कोई हरी खाद को लेके चल रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जब मैं इन सब पे थोड़ा थोड़ा काम किया, वैदिक खेती के पे, तो जो जितने भी मठ हैं सब में मैं गया, कुछ कुछ सीखा ही, कि अभी भी सीख ही रहा हूं मैं। तो मैं 25-30 साल में इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि सबसे बड़ा बाबा या सबसे बड़ा गुरु जैविक खेती में नेचर है, प्रकृति है। और चूंकि मैं पैदा ही जंगल से लगे घर पे हुआ और जंगल में ही मेरा बचपना गुजरा, तो पिताजी एक बार जाके उसे देख के आई हैं उस क्षेत्र को। तो उसके कारण मैंने देखा कि आप भी कभी सोचिएगा कि बस्तर के जंगल या कहीं जंगल के बगल से गुजरे, तो मैं देखता हूं कि जंगल में जो पेड़ लगे हैं वो उनका प्लांट डेंसिटी, ग्रोथ, वेजिटेटिव ग्रोथ, सारी चीज को देखें तो पूसा का जो गार्डन है, पूसा इंस्टीट्यूट का, आईसीआर का, उस गार्डन से भी ज्यादा हरा भरा जंगल दिखता है और पत्तों में चमक दिखती है। ना वहां कोई ड्रिप इरिगेशन है, ना डीएपी है, ना यूरिया है, ना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। ठीक है। गर्मियों में जंगल सूख भी जाते हैं तो बारिश में आप पाएंगे कि फिर से हरे हो जाते हैं। तो मैंने कोशिश की नकल करने की जंगलों की, तो मैंने खुद जंगल बनाया। और ये मेरे लिए इसलिए भी जरूरी था कि जो 40 जड़ी बूटियां विलुप्त हुई हैं उन्हें मैंने वहां पे संरक्षित किया है। जो जिसे भारत में और अंतर्राष्ट्रीय जो ICUN है उसने रेड डाटा बुक में नामांकित क्लासिफाइड। किया। जी। तो सारी तो मैं नहीं ले पाया 40, लेकिन मैं करीब 32 वनौषधियां जो विलुप्त प्राय हैं उन्हें मैंने संरक्षित की है 7 एकड़ के एक पृथक क्षेत्र में। और उनको नेचुरल हैबिटेट में देना चाहता था कि कोई बोटेनिकल गार्डन में जिस तरह से रखते हैं उस तरह से न रखा जाए। हर्बल जिस तरह से प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं उनको वैसा ही वातावरण देने की हम कोशिश करें। तो इसके बाद फिर हमने और जब आगे बढ़े तो मैंने पाया कि वास्तव में देखा जाए तो सबसे बड़ी गदर तो रासायनिक खाद के कारण मची हुई है। किसान का घाटा भी इसलिए होता है कि बिना रासायनिक खाद के कोई खेती होती नहीं, और उसे खरीदने के लिए उससे नगद पैसे चाहिए होते हैं। इसके कारण वो बैंकों के चंगुल में भी फंसता है, कोऑपरेटिव के चंगुल में फंसता है, सूदखोर के चंगुल में फंसता है। और 3 लाख से ज्यादा, 4.5 लाख से ज्यादा अभी अलग अलग आंकड़े बताते हैं किसान सुसाइड के भारत में हो चुके हैं। तो यदि हम एक ऐसी खेती दें उन्हें वैकल्पिक, जिससे बिना रासायनिक खाद के, रासायनिक खाद से बेहतर उत्पादन, क्वांटिटी में और क्वालिटी में भी बेहतर, दोनों चीज पैरामीटर को हम टच कर पाए, तो मुझे लगता है कि ये 2 लाख करोड़ का जो हर साल का हमारा देश से बाहर डेफिसिट। वेल्थ हाँ। जा रहा है वो भी रोका जाएगा। और इसे इसलिए किया जा सकता है क्योंकि नाइट्रोजन भरपूर है वायुमंडल में, और हम प्राकृतिक रूप से ऐसे पेड़ लगाते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, धरती को देते हैं, खुद की भी भूख मिटाते हैं, और उसके साथ अगर हम साग सब्जी या हर्बल्स की खेती करते हैं तो उनको भी नाइट्रोजन देते हैं। और उन्हें 12 महीना उनकी पत्तियां रहती हैं और पत्तियां गिर के रिसाइकिल होकर कंपोस्ट भी देती हैं। वहां माइक्रोबैक्टीरिया, चूंकि छाया बनी रहती है तो माइक्रोबैक्टीरिया का भी परसेंटेज बढ़ता है, अर्थवर्म भी बढ़ते हैं। तो एक समग्र जो है एक माइक्रो क्लाइमेट देता है। जो इजराइल के लोग 40-45 लाख रुपया एकड़ खर्चा करके एक ग्रीन हाउस बनाते हैं, वो मैं नेचुरल ग्रीन हाउस बनाता हूँ, जो कि भारत में, जो कि 8 साल में वो 40 लाख का ग्रीन हाउस जीरो हो जाएगा, डिप्रिशिएट हो जाएगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा। जबकि मेरे पेड़ पौधे वाला जो ग्रीन हाउस है 8-10 साल में करोड़ों के लागत की लकड़ी और अन्य चीजें भी देगा। तो
ये मॉडल हमने सोचा, क्योंकि करीब 40 से 45 हजार करोड़ का हर साल हम लकड़ी और बेम्बू इंपोर्ट करते हैं, ये देश मंगाता है, तो वो पैसा भी हमारा बचेगा। तो ये सारी चीजों को सोच के मुझे एक जो बड़े कैनवास पे इस देश के फलक के लिए जो मुझे लगा 25-30 साल काम करके, ये दो चीजें मुझे आई। इसके बाद क्या है कि यहाँ जो चीजें पैदा करें उसकी अगर हम प्रोसेसिंग करते हैं, प्रॉपर पैकिंग करके ग्लोबल मार्केट में जाते हैं, जहां इसको हाथों हाथ लेने के लिए लोग बैठे हैं, अगर हम क्वालिटी मेंटेन करते हैं, अगर हम मिलावट नहीं करते, तो हाथों हाथ लेने को बैठे हैं, तो ग्रामीण युवाओं को भी इससे रोजगार मिलेगा। प्रोसेसिंग के जरिए स्टॉक करने अपना प्रोसेसिंग के अलावा हम प्राइमरी प्रोसेसिंग ले सकते हैं, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग, ये सारी चेन हम गांव विकासखंड लेवल पे कर सकते हैं। और ये असंभव नहीं है, ये मतलब आराम से हो सकता है। तो एक तो ऑर्गेनिक खेती जरूरी है, दूसरा पेड़ लगाना जरूरी है इस तरह के, तीसरा इंटरक्रॉपिंग उसके बीच में करें। और हम एक मॉडल ऐसा करते हैं कि पेड़ भी है, उस पे लताएं चढ़ी हुई हैं, पेड़ों के नीचे झाड़ियां भी हैं, झाड़ियों के अन्य पौधे भी हैं, जैसे जंगल में हम देखते हैं 3-4 तरह के पेड़ रहते हैं और कोई किसी का रास्ता नहीं रोकता, कोई किसी का विकास नहीं रोकता। सभी पेड़ में लताएं भी प्रसन्न है, पेड़ भी हैं, और बीच में फसलें भी उगाई जा सकती हैं। तो इससे एक तो हमारा उत्पादन दुगना तिगुना हो गया, तो 2-3 तरह के हम क्रॉप ले लिए, और धरती को की जो भूख है मिटाने के लिए मैक्सिमम पार्ट वहीं से रिसाइकिल हो रहा है। बाकी जो है हम जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है पूरे वायुमंडल में भरा हुआ है, लगभग 89% तक हम मान के चल रहे हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन ही है। मुझे लगता है जैसे जो बातें आप कह रहे हैं, जैसे मेरा भी अनुभव है, मैं जब ब्रिटेन में रहती थी तो आम आता था, क्योंकि आम तो मौसमी फल है, तो भारत से जब आम आता था तो एक वर्ष ऐसा हुआ, उसके बाद से अब की क्या स्थिति है मुझे नहीं पता, लेकिन प्रतिबंधित कर दिया गया भारतीय रिजेक्ट आम। कर दिया गया था। हाँ, और पाकिस्तान से आम आता रहा, क्योंकि भारतीय आम में इतना केमिकल, इतना सब वो था। और मुझे, मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था, क्योंकि हम एक समय था 80 के दशक में, हम लोग जब पुणे पहुंचे, पुणे का हापूस आम एक होता है, वो बड़ी वैश्विक कैटेगरी का आम होता है, और एक एक आम यानी 100-100 रुपए का से भी अधिक का पड़ जाता है, ऐसा महंगा आम होता है। तो हमें लगा, सबने कहा कि मौसम है आप खाइए, हमने कभी उत्तर भारत वालों को हापूस आम का कुछ पता ही नहीं होता, क्योंकि हमारे लिए लंगड़ा और दशहरी से बढ़कर कुछ और है ही नहीं। तो हमने हापूस आम लिया, जब वो पेटी आई तो उन्होंने कहा कुछ दिन रख दीजिए, कुछ दिन बाद उसमें से बड़ी तेज गंध आने लगी कि अब पक गया होगा। हमने सोचा अच्छा ये ऐसा आम है, ये अजीब सी गंध आ रही है। जब हमने उस पेटी को खोला तो अंदर पुड़ियाएं रखी हुई थी केमिकल्स की, उनको नकली उनमें रंग लाने के लिए और पकाने के लिए। तो मुझे लगा कि यदि ये ऐसा है, क्योंकि हम तो 45 वर्ष से 47 वर्ष से विदेश आना जाना रहना 10-10 साल रहे हैं अलग अलग टुकड़ों में, तो हमें, हमारे लिए यह था कि ये कैसे ये विदेश जा सकता है, और कितनी दिन तक यह प्रक्रिया, यदि इसी तरह से केमिकल डालकर ये विदेश भेजेंगे। और मुझे याद है 91 में ही हम देखते थे जर्मनी में ऑर्गेनिक बैग के नाम पर सूती कपड़े के बैग लिए जाते थे, वो चमड़े के या प्लास्टिक के बैग नहीं होते थे। तो हमें ये भारत के ऐसे उदाहरण देखकर हमें लगता था कि यदि, क्योंकि भारत में कोई भी चीज यदि चलानी है, यदि उसे पैसे के साथ, कोई कमाई के साथ जोड़ दिया जाए ना, तभी भारत में वो चीज चल सकती है। कि उस किसी को पता हो कि मुझे इससे आर्थिक लाभ होगा, बाकी सारे लाभ वहां दोयम माने जाते हैं। कि स्वास्थ्य को लाभ होगा तो कोई नहीं सुनेगा स्वास्थ्य के लाभ की बात, बच्चों के चरित्र का लाभ होगा, नैतिक शिक्षा सीखेंगे तो कोई नहीं सुनेगा नैतिकता वैतिक, लेकिन पैसे का लाभ सबको बड़ा समझ में आता है। तो मुझे लगता था, क्योंकि मैं कृषि परिवार की हूँ, मेरा भी ददिहाल में आज भी खेती होती है, पंजाब के गांवों में, उधर पठानकोट से के पास। तो हम, यह तो था कि ये भूमि है, धरती है, ऐसा है, लेकिन कि कोई ऐसा व्यक्ति क्यों नहीं आता या क्यों नहीं समझाता कि जो अर्थव्यवस्था, जो पैसे के लाभ वाली बात है,
स्वास्थ्य को छोड़ भी दिया जाए कि स्वास्थ्य को क्या हानि है, इनको यही बताया जाए कि आपको क्या आर्थिक लाभ हो सकते हैं वैश्विक जो मार्केट है। क्योंकि इंदौर में हमारा एक परिवार है, बड़ी कंपनियां हैं, उनका कॉटन बनाते हैं वो, प्रतिभा सिंटेक्स करके, बड़ी अंतरराष्ट्रीय 3-4 हजार कर्मचारी हैं उनके। तो मैं उनकी जो फैक्ट्रियां देख रही थी, तो सारी फैक्ट्री के बाद एक फैक्ट्री ऐसी है जहां उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ ऑर्गेनिक कॉटन बनता है और ये सारा अमेरिका चला जाता है। तो और उस पर अमेरिका का ही ब्रांड लगता है, हो तो बनता भारत में है, सब कुछ भारत से हो रहा है। और कॉटन भी मतलब वो कपड़ा भी बन जाता है भारत में ही, ऐसा नहीं है कि खाली कपास या फूल ही जाते हैं या धागा ही जाता है, बन जाते हैं जीन्स वगैरह, ऑर्गेनिक जीन्स। और फिर यहाँ अमेरिकन जाके यही फिर भारत के लोग फैशन के तौर पर कि ये अमेरिका का ऑर्गेनिक कॉटन की जीन्स है, ये ऐसे हैं, फिर भारत वाले वही खरीदते हैं जो कि बनी भारत में है और बाद में आया है अमेरिका। तो ये इतना एक कुचक्र है कि, और मुझे लगता है कि भारत के लोगों को यदि आर्थिक बताया जाए कि इससे आपको क्या आर्थिक लाभ हो सकते हैं, तो तभी भारत के लोगों में कोई चीज आगे चल पाएगी। तो ये जो जैविक खेती का है, हम कितना भी कहें कि नाइट्रोजन पेड़ देते हैं, संसाधन है, आदिवासी जीवन इस पर निर्भर है। आप अभी कोरोना आया है तो ऑक्सीजन के लिए जो मारे मारे फिर रहे हैं, इतनी केमिकल होंगे हवा में, तो कहाँ से आपको शुद्ध वायु मिल पाएगी। लेकिन ये सब हमारे खारिज हो जाते हैं तर्क और सारी चीजें, जब तक उन्हें पैसे की भाषा, यानी हर व्यक्ति, जैसे आप एक भाषा बोल रहे हो, मैं आप मुझे एक बात समझाना चाहें, यदि मुझे आपकी भाषा नहीं आती है, आप मुझे समझा नहीं सकते। आप तभी मुझे समझा सकेंगे यदि या तो आप मेरी भाषा सीखें या मैं आपकी सीखूं। तो वे तो हमारी भाषा, लाख लोग हैं, वो तो नहीं, करोड़ों लोग हैं, वे नहीं सीख सकते। तो कम से कम हमें जो जागरूक हैं, जो इसके महत्व को पहचानते हैं, हमें उनकी इस भाषा को में बात करनी सीखनी पड़ेगी। तो मैं आपसे यह आग्रह करना चाहूंगी कि आप, यानी एक आम आदमी को पैसे की भाषा में क्या इसकी आवश्यकता, इसकी और बड़े एग्रेसिव तरीके से, एग्रेसिव अप्रोच होनी चाहिए हमारी, कि बड़े बड़े जो जैसे आईआईटीज हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, वहाँ वहाँ इसके लिए विभाग हो, वहाँ लोग बात करें, अंग्रेजी में बात हो। आज की दुनिया इन्हीं चीजों पर जाती है, और एक ऐसा सिस्टम बन जाए कि एक एक आदमी कार्यकर्ता, अब आप अकेले कहाँ बैठे काम कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, एक एक कार्यकर्ता के करने से कितना उसका अपना जीवन भी वो हो जाता है पूरा। तो यदि हम इसे ऐसा लग जाए कि आपको आयोजन से संबंधित कुछ नहीं करना, बस एक सिस्टम बन गया, अपने आप विद्यार्थी उसमें आ रहे हैं, अपने आप पढ़ रहे हैं। हम जैसे छोटे छोटे थे, हमारी कक्षा में गृह विज्ञान विषय होता था, उसमें चीजें समझ, तो ऐसी चीजें यदि हमारे पाठ्यक्रमों में आ जाएं, बच्चों से लेकर बड़ों तक, तो क्या है कि हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं का जीवन जो है, जो इन झंझावातों से लड़ने में, क्योंकि जैसे आज हमें भी आज कुछ करना हुआ, आपकी जैसे है टॉक ही है, तो एक होता है कि वक्ता आके बोल रहा है, लेकिन आयोजन से संबंधित ये बनाइए, ये करिए, ये लिंक जनरेट करना है, रिकॉर्डिंग करनी है, अपलोड करना है वीडियो, ये सारे काम कितनी एनर्जी ले लेते हैं। तो हमारे सारे कार्यकर्ताओं का जो जैविक कृषि के लिए कार्य कर रहे हैं, प्रकृति को बचाने के लिए, भू संपदा को बचाने के लिए, इन सब की कितनी शक्ति बच जाएगी यदि आप लोग या आपकी टीम, ऐसे सैकड़ों हजारों लोग हैं जो तरह तरह के पाठ्यक्रम तैयार करें, जानकारियां दे, रिसोर्सेज, यानी आप सब लोग रिसोर्स पर्सन बन जाएं बजाय कि कार्यकर्ता, क्योंकि कार्यकर्ता को जाके जमीन पर लड़ना पड़ता है। तो इस दिशा में आप, और मैं एक और चीज बाद में थोड़ा और जोड़ूंगी, पर पहले मैं यह आपसे चाहती हूँ कि आप इसको लेकर क्या दृष्टि रखते हैं, या इस दिशा में एक योजनाबद्ध तरीके से यह काम हो सके, इसके लिए क्या आप सोचते हैं? आप म्यूट पर हैं त्रिपाठी जी। जी, मैं कहना चाहूंगा, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, और केवल सहमत ही नहीं हूँ, बल्कि मैं जब खेती में आया तो जो हमारी सस्टेनेबिलिटी है, वो प्रॉफिटेबिलिटी के बिना आगे नहीं चलेगी। ये पहली शर्त है। मैं चूंकि बैंकर था, इकोनॉमिक्स से स्टूडेंट हूँ,
और अर्थ प्रधान युग है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर किसान खेती करता है और प्रॉफिट की बात करता है तो इसमें गलत क्या है? और यदि प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो अधिकतम प्रॉफिट लेने में मैं सोचता हूं कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट, जो मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसान को मिलना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत भी तो वही कहता करता है। आप सरकारी कर्मचारी हैं, आप 8 घंटे काम करते हैं, हफ्ते में 5 दिन करते हैं। मेरा तो 7 दिन में काम करता हूँ, मेरा तो रात संडे में, नहीं होता। बिल्कुल। सुबह, हाँ, सुबह शाम दिन में, होली दिवाली को भी मुझे काम करना पड़ता है। तो दूसरी चीज, पैसे किस चीज के लिए मिलते हैं? मेहनत की। दूसरा रिस्क की। तो खेती से ज्यादा रिस्क किसमें है? अधिकतम रिस्क मैं उठाता हूँ, इसलिए अधिकतम प्रॉफिट हमें चाहिए। और इसके लिए मैं ये कहता हूं कि जो जैविक को है, मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, प्रीमियम प्राइस चाहिए, तो क्वालिटी आपकी होनी चाहिए। उसके लिए जैविक होना चाहिए, मिलावट नहीं होनी चाहिए, ग्रेडिंग होनी चाहिए। प्रॉफिट के लिए आप क्वालिटी दीजिए। आपको ज्यादा अगर पैसा चाहिए, इसलिए जैविक करिए। मैंने कितने मॉडल बनाए। अब स्थिति यह है कि सैकड़ों आईआईटीएंस, डॉक्टर, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज, 50 आईएएस, हर दिन यहाँ कम से कम 5 ग्रुप यहाँ आते हैं। और मैं हर एक को कहता हूं कि खेती जो है लेक्चर का विषय नहीं है। खेती जो है केवल सुनने का विषय नहीं। जब जब करने तक आप का। पेड़ों के बीच खेत पे नहीं रहेंगे, वो फील और महसूस आप कर ही नहीं पाएंगे। जिस तरह की मैं कितना ही भी रसगुल्ला दिखाऊं वर्चुअल उस पे, ना तो उसकी खुशबू आएगी, ना उसका स्वाद आएगा। तो खेती जो है, तो मैं लाभ से जोड़ता हूं। मैंने कहा कि 5 एकड़ 4 एकड़ का जो किसान है, वह डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए क्यों भागता है? मैं तो अच्छी खासी नौकरी छोड़ के आया हूं, और मेरे साथ कितने लोग आए हुए हैं। मेरी बिटिया 25 लाख का पैकेज छोड़ के आई। कितने लोग आए। हाँ, मैंने खुद उदाहरण प्रस्तुत किया कि वास्तव में सरकारी नौकरी के लिए हम क्यों भागते हैं। सोने की खदान पे बैठे हैं हम। विश्व गुरु की अगर बात करते हैं तो यही रास्ता है। पेट के जरिए, स्वास्थ्य के जरिए क्वालिटी चीजें आप उगाइए, ग्लोबल मार्केट में आपकी कदर होगी। क्वालिटी मेंटेन करिए। केवल हर्बल नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो हाई वैल्यू, मैंने पहले भी कहा था, हाई वैल्यू क्रॉप उगाए। धान गेहूं सब उगाए हम, उतना उगाए धान गेहूं जो हमें हमारी जरूरत के लिए है। अपनी जरूरत की चीजें हम सब चीज उगाएं। उसके अलावा हम ग्लोबल मार्केट के लिए जब उगा रहे हैं, कोई चीज उगा रहे हैं जहां हम डॉलर और यूरो कमाना चाह रहे हैं, तो हम क्वालिटी मेंटेन करें, हाई वैल्यू करें। हमारे पास तो ऐसी ऋतुएं हैं ना, 16 क्लाइमेटिक जोन है, हम सब कुछ उगा सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी 4600 है। फिर चाइना की जो नेचुरल इंग्रेडिएंट या चाइना की हर्बल के एक्सपोर्ट जो है करीब 160 हजार करोड़ है, 1,60,000 करोड़ है, और हमारा करीब 25,000 करोड़ है। हमसे 8 गुना ज्यादा है उसका, 7 गुना। जबकि उसके पास 4 क्लाइमेटिक जोन है, हमारे पास 16 क्लाइमेटिक जोन है। हमारे पास जड़ी बूटियों की संख्या ज्यादा है, काम करने वाले हाथ भी हैं हमारे पास, जैविक जमीन भी है, बाई डिफॉल्ट ऑर्गेनिक है। तो वास्तव में समृद्धि का रास्ता खेतों से गुजरता है। इतने बड़े देश के बारे में जब सोचते हैं हम, जब हम 54 करोड़ बेरोजगार लोगों के बारे में सोचते हैं, तो कोई भी इंडस्ट्री इन्हें रोजगार नहीं दे पाएगी। बड़ी सी बड़ी इंडस्ट्री भी कोई एसीजेड नहीं दे पाएगा इनको। केवल गांव, गांव और खेत और एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटी। मैं केवल एक एग्रीकल्चर की बात नहीं बोल रहा हूँ, करीब 16 एक्टिविटी है। एक टॉक में नहीं हो सकता। एक एक टॉक पे आप लेंगे तो मैं महीने भर तक एक एक एक्टिविटी पे बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने नहीं, 25 साल तक। हम इस सीरीज को करना चाहेंगे। हम इस सीरीज को हम करना केवल, हाँ, चाहेंगे। एक एक टॉपिक को हम लेके बात करेंगे, जी जी, फोकस एक बिल्कुल। एक चीज पे। नाइट्रोजन पकड़ा तो नाइट्रोजन, बड़े पेड़, स्पाइसेस पकड़ा तो स्पाइसेस। क्योंकि लोग 4 साल में डॉक्टरेट करते हैं, मैं 30 साल में 24 घंटे यही कर रहा हूँ, हाँ और अभी भी सीख रहा हूँ, हाँ। बचपन से सीखा। तो मैं और मेरे साथ पूरे सारे डिवीजन है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का एक अलग डिवीजन है, पैकेजिंग के अलग है, सारे डिवीजन काम कर रहे हैं। और आज हम लोग भारत के परिवेश में हमारे अपनी जरूरतों के अनुसार ग्लोबल मार्केट के लिए भारत कैसा तैयार हो, उसकी एक रूपरेखा अब बनी है, मेरे दिमाग में है। और क्योंकि मैं वो सेक्टर भी देखा हूं, ग्लोबल मार्केट भी देखा है, उनकी जरूरतों को भी मैं समझ रहा हूं, और
बस्तर जैसे क्षेत्र ट्राइबल विलेज में पैदा हुआ पला बड़ा, तो ग्राउंड रियलिटी भी देख रहा हूँ। और भारत के बाजार में जो हमारी जो ग्रे एरिया है, ये मिलावट करना, कमिटमेंट कर लेना कि आप पूछ लो, किसी से भी पूछ लीजिए बाजार में फोन करके, 100 क्विंटल आप चंदन दे देंगे, हाँ जी हो जाएगा। वो सोचेगा कहीं से खरीद के भेज दूंगा मैं। हर कोई कोई नहीं बोलने को तैयार है। आप अमेरिका फोन करिए, बोलिए मेरे को ये चाहिए, हाँ हो जाएगा। फॉल्स कमिटमेंट, झूठे वादे, धोखा, मिलावट, मेरे तो ये चीजें अगर हम इन पे काबू पा लेते हैं तो कहीं भी ऐसी दिक्कत मुझे नहीं दिखती नहीं, कि हम इसे लोगों को समझना होगा कि जितना आप काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाकर प्रॉफिट कमाओगे, उससे अच्छा आप क्वालिटी वाली चीज और ऑर्गेनिक कराएंगे, उससे तिगुना शायद प्रॉफिट आपको मिल सकता है। ये बात समझने की है पहले, यानी पैसे की भाषा में। और दूसरी दूसरी चीज जो मैं तो इसमें बिल्कुल भी, मेरे लिए तो यह विषय एकदम नया है, लेकिन हर विषय को थोड़ा हम हर चीज को गंभीरता से देखते हैं। उस नाते मैं एक लेपर्सन हूं, लेकिन फिर भी उस नाते मैं कह सकती हूँ कि जैसे हम ब्रिटेन में रहे हैं, यूरोप में रहे हैं, ब्रिटेन अमेरिका में रहे हैं, तो हमने ये देखा, अपने अनुभव से कह रही हूँ, कि यहाँ का जो विद्यार्थी, यहाँ का जो बच्चा है, वो हायर एजुकेशन में नहीं जाता। उसे पता है कि जितनी कमाई वो खर्चा वो डिग्री लेने के लिए करेगा, इतनी हायर फीसेज है। ये सारी एजुकेशन इंडस्ट्री, चाहे वो अमेरिका की है या यूरोप की है, खासकर ब्रिटेन की, वो विदेशी चीन और भारत के बच्चों के आधार पर चल रही है। उनका इमिग्रेशन और फिर फीस और इस तरह से। यहाँ का विद्यार्थी पता है उसे कि मैं हाथ का काम करूंगा, चाहे किसानी हो, चाहे हैंडीमैन हो या मुरम्मत हो, उससे वो बहुत अच्छा कमा लेता, बहुत आय है, और उसकी वो सारी फीस जो लाखों की प्रतिवर्ष जानी है, वह सारी फीस बच जाती है उसकी। और इससे क्या हो रहा है कि स्थानीय उसकी जो शक्ति है, चाहे शारीरिक है, पैसा नहीं जा रहा कहीं विदेश में शिक्षा लेने के लिए, जैसे भारत का विद्यार्थी जा रहा है, पैसा विदेश जा रहा है सारा उनका। और उन बच्चों की युवावस्था में उनकी सारी शक्ति यहीं धरती पर इन्हीं लोगों के लिए खर्च हो रही है। तो भारत में जो काम आप कर रहे हैं, आपके साथी कर रहे हैं, या और भी आपके साथियों से इतर भी यदि जो लोग कर रहे हैं, उन्हें यह थोड़ा जो भ्रम है कि हायर डिग्री ही आपको अधिक कमाई करवा सकती है, इस भ्रम का तोड़ा जाना भी बहुत जरूरी है। कि हायर डिग्री से अधिक, अभी मशरूम की खेती का हमने देखा था, केसर पर, कश्मीर में केसर की खेती है, इधर इलायची की, जो छोटी इलायची और काली मिर्च की खेती है। यानी ये कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं, इनमें तो इतना प्रॉफिट है, इतना अधिक है कि यदि लोग, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, भारत में ही सारी दुनिया के लिए कृषि, यानी जितने संसाधन है प्राकृतिक रूप से भी, यानी ऋतुओं के रूप में भी और भू संपदा के रूप में भी, उन दोनों का ऐसा मिश्रण है, इतना संयोग है, इतना सुंदर, दोनों दृष्टियों से इतना संपन्न है। तो अगर लोग अपनी थोड़ी सी दृष्टि बदल लें, तो मुझे लगता है कि आपकी टीम में एक तो है आप कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, दूसरा ये जन जागृति बनाने के लिए, मैं तो पहली बार इस तरह से सीधे संवाद कर रही हूँ, पर चीजें थोड़ी जो समझ आ रही हैं उस आधार पर ही राय दे पा रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ किया जाना चाहिए, और कैसे हम लोग कैसे सहयोग कर सकते हैं, कैसे लोगों तक बात पहुंचा सकते हैं, और खासकर जो एलीट वर्ग है भारत का, उनको, जो पढ़े लिखे जाते हैं कि आईआईटी की होड़ में, और इतने बच्चे आत्महत्या करते हैं जब परीक्षाओं में पास नहीं होते हैं, ये इस सारे कुचक्र को हम बड़े आराम से तोड़ सकते हैं यदि हम स्थानीय उनको उस महत्व को, इन चीजों को, और इसे प्रॉफिट को बताएंगे। क्योंकि ये तो ग्लोबल बाजार है, और ग्लोबल बाजार में वही टिकेगा जिसकी गुणवत्ता सबसे ज्यादा है ना। तो गुणवत्ता लाइए, सीधी सी बात है, बाजार में बेचना है, प्रॉफिट कमाना है। तो मैं सहमत हूँ। कभी कार्यक्रम पे एकाद रखिएगा कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी दिक्कत है, श्रम का सम्मान हमारे समाज में समाप्त हो गया है। कोई भी सफल आदमी अगर काम करता हुआ दिखता है, कहावत बताइएगा ना, मेरा बेटा तो सुराही से पानी लेके भी नहीं पीता। मतलब बड़ा आदमी अगर है तो काम क्यों करेगा। कई बार मुझे पूछते हैं, राजा राम जी आप खुद कर रहे हैं काम। जो काम करता हुआ दिखेगा, रिक्शा चलाने वाले को हम क्या कहते हैं, उसके प्रति हमारे मन में क्या इज्जत है।
श्रम का सम्मान जो समाप्त हुआ ना, उसके कारण बहुत सारी दिक्कतें आई है। यही कारण है कि किसान को लेके भी हमारे मन में सम्मान नहीं है। और मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। आए दिन इस तरह के बड़े बड़े डिग्री वाले आईआईटीएंस मैंने बताया, आईएमए के स्टूडेंट सारे लोग आते हैं। मैं उनको कहता हूं कि अगर आप खेती में, प्रोसेसिंग में, इन चीजों में कुछ योगदान आप दे सकते हो तो दीजिए। ये जीवन के साथ आपका विज्ञान जुड़ना चाहिए। व्यापार के साथ बाद में जुड़िएगा, यू विल मिंट द मनी। पैसे तो इफरात में बार बार कह रहा हूं कि हम जो जैविक खेती की बात करते हैं, मैं जो काली मिर्च उगाता हूं, एक काली मिर्च मुंह में डालने के बाद 200 रुपया किलो उसका रेट बढ़ता है। 200 रुपया किलो जैसे मुंह में डालता है, क्योंकि काली मिर्च बोलती है मुंह में कि ऐसा काली मिर्च तो कभी खाया ही नहीं मैंने। क्वालिटी अगर है तो पैसा देने को तो लोग तैयार बैठे हैं। पैसा तो प्रॉब्लम है ही नहीं। और हेल्थ के लिए कोरोना ने सिखा दिया, लोग घर बेच के इलाज करा रहे हैं। समझ में आ गया हेल्थ ही सब कुछ है। ऐसे समय में यदि हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स देंगे, अच्छी चीजें उगाएंगे, तो हम मानवता की भी सेवा करेंगे। और रहा सवाल जो सबसे बड़ा संकट था, ये जो अर्थ व्यवस्था का जो कुचक्र है, उसे मेरा मानना है कि इसके जरिए हम उसे संतुलित कर पाएंगे। मेरा कोई उद्देश्य नहीं, किसी व्यवस्था को धराशायी करने की बात मैं नहीं सोचता। मैं उससे यथासंभव संतुलित करने की बात करता हूं। मैं मध्यम मार्ग, मुझे लगता है बीच का ही रास्ता संभव हो सकता है। मैं असंभव रास्ते की बात नहीं करता, और ये संभव है। युवा वर्ग निश्चित रूप से आकर्षित हो रहा है खेती की ओर। मैं देख रहा हूं, कभी आएंगे, मोटे मोटे विजिटर बुक्स भरी पड़ी हैं जो उन्होंने अपने कमेंट्स लिखे हैं। राष्ट्रपति कलाम जी से लेके सारे लोग फार्म पे आए और उन्होंने जो देखा, लिखा। ये बात सही है कि मैं जहां हूं वहां ज्यादा रहता हूं, वहां मुझे रहना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं पेड़ पौधों के साथ जब रहता हूं तो जीवन जीता हूं। मैं विश्व के किसी भी देश के सुंदर से सुंदर शहर में भी कॉन्फ्रेंस के बाद एक दिन से ज्यादा नहीं रुक पाया हूं। वास्तव में आप लोगों को भी आमंत्रित करता हूं, आए और जो मैं कह रहा हूं उससे देखिए, समझे, महसूस करें और इन चीजों से लोगों को जोड़ें। आप लोगों के पास आ, आ, जो आप लोगों के पास अनुभव है, जो नेटवर्क है, जो लोगों से जुड़े हुए हैं, उन चीजों को आप लोग जोड़ सकते हैं। और कैसे करें, आपने कहा आप शुरुआत कर चुके हैं। आपने ऑलरेडी, आज की तिथि में जब हम आप बात कर रहे हैं, तो कोई न कोई जरूर चाहता था कि हम बात करें। वो कौन सी शक्ति है, जरूर चाहता है कि चीजें कहीं और भी जाएं या रिप्लिकेट हो। हम प्रकृति के उस इशारे को समझे, मैं बड़े सकारात्मक रूप से सोचता हूं, और हम आगे बढ़े। रहा सवाल मेरे पार्ट से, तो मैं जो भी कह रहा हूं, जो बोलता हूं, करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि अमूमन मैं दिल से बोलता हूं, दिमाग से नहीं बोलता मैं। तो ये होगा, निश्चित रूप से होगा, आप निश्चिंत रहें। कैसे होगा, क्या होगा, प्रकृति रास्ता दिखाएगी। हम तो अपना चलना चालू रखें। मैं तो चल ही रहा हूं। हम सब अगर साथ हो लेंगे, एक कदम आगे या पीछे होके अगर हम कारवां बना लेंगे, तो हम वास्तव में कुछ दे जाएंगे। जाने के पहले संतुष्टि मिलेगी कि हाँ, हमने अपना काम अच्छे से किया। नहीं, इस सत्र के माध्यम से मैं, जो हमें लाइव देख रहे हैं या जो भी कभी बाद में भी देखें, वे नीचे इसकी टिप्पणियों में या हमारा यदि संपर्क किसी के पास है, मैं लोगों से एक आग्रह अवश्य करना चाहती हूँ। दो बातें हैं असल में, पर मैं पहले एक बात कहूंगी कि हमें, मुझे लग रहा है कि हमें इसकी, जो हमारी पारंपरिक भाषा है या पारंपरिक मेथोडोलॉजी जो है हमारी, उससे हटकर हमें, जैसे क्या है ना, आजकल सारी मार्केटिंग मार्केटिंग की शब्दावली, उसमें इतना अधिक काम हो चुका है कि वो व्यक्ति की मानसिकता को इतना प्रभावित करती है कि हम सब जानते हैं। यानी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए बाध्य कर दिया जाता है और यह बताया जाता है कि यह तुम्हारे हित में हो रहा है। मार्केटिंग इस तरह की स्किल आ गई है। तो मैं वैसा तो नहीं कह रही कि उसका पक्ष ले रही हूँ, लेकिन हमें, क्योंकि जन जन यह जागृति का काम है, यह लोक कल्याण का काम है, प्रकृति और पर्यावरण के कल्याण के लिए कुछ कार्य है, तो हमें बजाय जो हमारे पारंपरिक, क्योंकि पहले हमारे यहाँ जो भारतीय टूल्स है उसमें व्यक्ति को उसकी उपादेयता बताओ और बताइए कि यह प्रकृतिकारी है, यह नैतिकता है, यह चरित्र है, सेवा है, धर्म है,
मूल्य है, इस भाषा में कहा जाता था और लोग मानते थे, निभाते जाते थे। आज अब वो शब्दावली, वह शब्दावली अभी काम नहीं करती है। हमें मार्केटिंग की शब्दावली में वाले लोगों को आना चाहिए इसमें। और यदि कोई इस प्रकार के लोग हैं जो सुन रहे हैं या इसमें सहयोग करना चाहें, वे आएँ और हमारे लिए एक ऐसा बना कर दें कि इसका कैसे अधिक से अधिक इस चीज़ की मार्केटिंग की जा सकती है और कैसे अधिक लोगों तक पहुँचाया जा सकता है, कैसे उन्हें कन्विंस किया जा सकता है कि यह करें। करना हमें वही है जो हितकारी है, हमें कोई अपना सस्ता प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं और ना यह किसी का अपना कोई प्रोडक्ट है। ये तो धरती और कृषि और पर्यावरण और वन्य जीवों और वनस्पतियों और जैसे मधुमक्खियों के उसमें भी आपने कितना जो काम कार्य किया है। विदेशों में रहते हुए हम लोगों को यह जानना, क्योंकि लगातार से यहाँ तो समाचारों में भी ऐसे भारत के समाचार देखें तो वही व्यक्तियों से ही जुड़े हुए होते हैं। यहाँ तो समाचारों में हम मधुमक्खियां भी देखते हैं और क्या-क्या आता है, हम भी वीडियो बनाकर भेजते हैं कि आज हमें यह दिखाई दिया और आमंत्रित किए जाते हैं। तो उस तरह से हम समझ सकते हैं और भारत की संतानें हैं, चाहे कितना भी हम कुछ कर लें, हम भारत की ही संतानें हैं। तो हमें लगता है कि भारत में क्यों नहीं, ये सारी दुनिया में हम यहाँ बैठे हैं, हम जिन सुविधाओं को, यहाँ के गाँव हम देखते हैं, ऐसे गाँव हैं कि और हम भारत के गाँव की तुलना करें, आज भी लोग कहेंगे गाँव बड़े प्यारे हैं, लेकिन उनके मन में वही पिछड़ा हुआ, वही कच्चा-पक्का, वही जो छोटी-सी तलैया जी मैली-कुचैली हो गई उसमें कूद। हम अपने गाँवों के एक आधुनिकीकरण का, उसे नगर नहीं बनाना, गाँव ही रहने देना है, उतनी प्रकृति और उतनी शांति और उतनी शुद्धता, स्वच्छता के साथ, किंतु फिर भी गाँवों का रूपांतरण किया जा सकता है। तो हमें हमें अगर भारत को थोड़ा-थोड़ा बदलना है और भारतीय चीज़ों को विस्तार करना है, मैं लोगों से आग्रह करूँगी कि जो भी इसमें आ सके, कि कैसे इसका अधिक से अधिक प्रचार हो। जो ब्लॉग्स लिखते हैं, सोशल मीडिया पर लिखते हैं, वे इस चीज़ को शेयर करें, साझा करें, बाँटें, आगे आएँ अपने-अपने तरीके, क्योंकि मानसिकता पर लोगों का प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात जो मैं आपसे अब व्यक्तिगत रूप से जो कहना चाहती थी, मैं कई बार लोगों से कहती रही हूँ, भारत में जो आईटी से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें मैंने कई बार लिखा भी है, साल 2 साल पहले तो बहुत एग्रेसिवली लिखा था कि आप लोग समझते हैं कि भारत में तकनीकी क्रांति आ गई है, लेकिन भारत में कोई तकनीकी क्रांति वास्तव में पुराने की तुलना में आज आपको लगता है, लेकिन भारत में अभी तकनीक जो आई है वह केवल थोड़ा पढ़ाई-लिखाई से जुड़ी हुई आई है, या जो जिसे कहना चाहिए ये यूनिवर्सिटी या अ, जो वैसे विभाग हैं विज्ञान और तकनीकी वाले, उनमें आई है, थोड़ी बैंकिंग में भी आ गई है। अभी कई क्षेत्र ऐसे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ जब मैं अमेरिका आई, ब्रिटेन में रहते हुए मैंने नहीं देखा था। यहाँ जब मैं आई, मैंने कृषि से जुड़े हुए ऐसा अद्भुत काम देखा है आईटी में, ऐसे सॉफ्टवेयर्स देखे हैं, यदि मैं उन पर बोलने लगूँ तो एक पूरा सत्र उसके लिए चाहिए। और हमारे यहाँ जो कृषि मंत्रालय है, कृषि विभाग है, कृषि वैज्ञानिक है, उन्होंने वहाँ बिल्कुल उस तरह का, क्योंकि हमारा तो भारत के इतनी ऋतुएँ हैं, थोड़ा समय लगेगा। अमेरिका भी उस दृष्टि से बहुत बड़ा है, भारत से तिगुना बड़ा है। यहाँ भी तरह-तरह की ऋतुएँ हैं, तरह-तरह के। तो यहाँ पर मैंने वो देखा कि आप अपना पोस्ट कोड डालिए और वह बता देगा कि इस ऋतु में, इस महीने के इस दिन पर यह फसल बोनी है, यह काटनी है, ये बीज आएगा, आप उसको पानी देना। और मैं अपना डालती हूँ, मैं बताइए कि कौन-कौन से अब मैं लगा सकती हूँ, कौन-सी नस्ल चाहिए। तो इतना विस्तृत यह है क्षेत्र है कि हमारे आईटी के लोगों को इसमें आकर, ताकि भारत का एक आम आदमी भी जिसे कृषि नहीं करनी, उसे मान लीजिए अपने बालकनी में ही एक पौधा लगाना है, लेकिन वह कैसे उस पौधे के अधिक फूल ले सकता है, कैसा पानी देगा, कौन से रंग के आएँगे, किस आकार के चाहिए, कब कटिंग करनी है, कटिंग कैसे करनी है, कौन-कौन से उस पर कीड़े-मकोड़े आएँगे, उनको कैसे आकर्षित करना है या उनको कैसे, ये सारी चीज़ें अगर सॉफ्टवेयर बनाने वाले हमारे यहाँ पर लोग आ जाएँ इस तरह के, तो यह भी एक बड़ी सहायता हो जाएगी। ऐसे लोगों की भी ज़रूरत है। और पर मैं अभी जो जितनी बातें अभी आपने अपनी पृष्ठभूमि के बारे में कही, मैं थोड़ा-सा ऐसे आपने संकेतात्मक रूप से अपनी इच्छाएँ और अपनी योजनाओं के बारे में हमें बताया है।
मैं थोड़ा और जानना चाहूंगी कि यानी जैसे आज आपने पूरे एक विस्तृत विषय पर बात की कि ऐसे ऐसे है और ऐसे ऐसे होना चाहिए और आप ऐसा ऐसा कर रहे हैं, लेकिन एकदम यदि बड़े क्रिस्प तरीके से बताना हो कि आप अभी फिलहाल किस योजना पर कैसे काम कर रहे हैं और उन योजनाओं के लिए आपका कौन सहयोग कर रहा है, कैसा सहयोग आप लोगों से चाहते हैं, कितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं और भावी योजनाएं क्या हैं, मैं और फिर उसके बाद में एक चीज और आपसे चाहूंगी, आपके जो भी विषय हैं आप उन विषयों का एक एक क्रम बना दें हमें, तो हम आगे जो सीरीज की आपने बात की है हम उस सीरीज के लिए भी करेंगे, आज नहीं तो 1-2 महीने बाद सही, लेकिन हम उस श्रृंखला को चलाना चाहेंगे कि चले। कोई हम बड़ा बहुत बड़ा, आप तो बड़ा नाम है, लेकिन हम कोई बड़ा तीर नहीं मार रहे आपको बुलाकर, लेकिन हमारा एक छोटा सा होगा कि हम छोटा सा, हमें अच्छा लगेगा कि हमने भी थोड़ा सा सहयोग उसमें किया जितना हमारी सीमित शक्ति में या सीमित साधनों से संभव था। जी जी आप डॉक्टर कुछ कह रहे हैं। राजाराम जी अपने यहाँ वर्षों से दंतेश्वरी हर्बल प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो कि आयुष मंत्रालय से भी जिसको सहमति मिली हुई है, और इसमें बहुत अच्छी आयुर्वेदिक जो चाय है, हर्बल टी है, उसका बहुत मूल्यवान योगदान है और बहुत उपयोगी है स्वास्थ्य की दृष्टि से भी। इसके अतिरिक्त इन्होंने वहाँ के खेतों में जिस तरह से स्टीफिया की खेती की है और उसके एक प्लांटेशन बनाने की भी बात है जिससे कि उसको बनाया जा सके ओरिजिनल रूप में। स्टीविया कैसा है और स्टीफिया जिस तरह से शुगर फ्री शुगर के रूप में मिलती है, तो वो चीनी से ज्यादा नुकसानदेह है, लेकिन उसका उपयोग हो रहा है। तो अभी बहुत सी बातें वो एक श्रृंखला में हो नहीं सकती, और इनके यहाँ आने वाले लोग माने 2-4 टीमें रोज आती हैं और एक बहुत बड़ा समुदाय इनके साथ काम कर रहा है। तो बहुत ही मुश्किल से और बहुत बार की कोशिशों से समय राजाराम त्रिपाठी जी ने निकाला है। तो मैं ये चाहूंगी कि बहुत सी चीज, जैसे आपसे जब आपके यहाँ हम गए थे तो आपने बताया कि किस तरह से दीमक और केचुए के संदर्भ में लोगों के मन में जो धारणाएं हैं, जो प्राकृतिक रूप से हमारी सहायता करते हैं प्राकृतिक खेती में, जैविक खेती में, और उसको एक सामान्य आदमी कैसे कर सकता है, उसे आप देख सकते हैं। और कविता जी ने जिन मुद्दों को उठाया है उनको लेकर के भी आप अपनी बात कहें। और मुझे लगता है कि जो माइक्रो के संदर्भ में इसका एक कंप्यूटराइजेशन होना चाहिए, ये आसान काम नहीं है। आपके जैसा सुविज्ञ वैज्ञानिक हो और एक तकनीकी सुविधा सरकार के द्वारा या व्यवस्था के द्वारा आपको प्रदान की जानी चाहिए, जिससे कि आप उनको सिर्फ गाइड दे सकें, वो सहायता आपकी करें और आप एक कृषक वैज्ञानिक के रूप में विश्व को ज्ञान दे सकें। हाँ बिल्कुल, जैसे धन्यवाद। और साथ में एक अंतिम अनुरोध ये है कि आप अपनी एक कविता जरूर सुनाएं, जैसे जो कृषि अभी हाल में आपका भारत में, संग्रह आया है। भारत में जैसे कृषि अनुसंधान परिषद है एक, ऐसा मेरा विचार है, तो वहाँ के वैज्ञानिकों के लिए कोई सीरीज की जानी चाहिए आपकी लगातार, यानी तो वे लोग कार्य, यही मेरा था कि आपके ऊपर संयोजन आयोजन की जिम्मेदारी ना रहे, जो लोग विशेषज्ञ हैं वे जाएं, वे लोगों को करें, और फिर संभालने वाले लोग दूसरे हो, चाहे वो मार्केटिंग संभालनी हो, सॉफ्टवेयर डिजाइन करने हो, या आगे अधिक से अधिक छात्रों को जोड़ना हो, पाठ्यक्रम तैयार करने हो, कक्षाएं आयोजित करनी हो, इस पूरे सिस्टम के लिए वैसे लोग चाहिए। तो आपकी भूमिका ऐसी हो कि आप रिसोर्स पर्सन हैं और आप अपने जैसे कुछ रिसोर्स पर्सन्स तैयार कीजिए जो उसमें बता सकें लोगों को जाकर, और बाकी लोग आपकी सहायक टीम्स हों, तो एक सिस्टम बन जाएगा उससे, क्योंकि कोई भी चीज तब तक ही चलती है जब तक एक सिस्टम नहीं बना, वो चीजें खत्म हो जाती हैं फिर। तो हम चाहते हैं कि एक सिस्टम बन जाए, ऐसी इच्छा, यदि कोई सिस्टम ऐसा है तो आप हमें उससे भी अवगत करवाएं कि क्या वास्तव में कोई सिस्टम है ऐसा अभी। देखिए मेरा मानना है कि
जो ग्राउंड लेवल पे जो काम होना चाहिए था, वो जो कि भारत के सबसे पिछड़े क्षेत्र में हुआ है, तो यह तो एक उदाहरण है कि बाकी सारी जगहों पे इसे रिप्लिकेट हम कर सकते हैं, पहली चीज। और मैंने एक 2002 में एक संगठन बनाया, सेंट्रल हर्बल एग्रो मार्केटिंग फेडरेशन, चैम्प शॉर्ट में। और उसका प्लेटफॉर्म बनाया कि जो भी ऑर्गेनिक ग्रोवर्स हैं भारत के किसान, वो उस प्लेटफॉर्म के जरिए मार्केट करे, रख दे। एक दुकान है कि खरीदार आए और उनसे संपर्क करे, कोई बिचौलिया बीच में ना रहे। और यह प्रयोग काफी चल निकला, और करीब 25,000 किसान बिना किसी बिचौलिए के सीधे खरीदार से उसके जरिए जुड़ते हैं। उसकी वेबसाइट के एड्रेस मैं आप लोगों को भेज दूंगा, देखिएगा। और जैसा कि आदरणीय पुष्पिता जी ने कहा कि कुछ प्रोडक्ट हम बनाए, जैसे हल्दी। हल्दी जो हम आप उपयोग करते हैं, वास्तव में हल्दी की छाया है, हल्दी है ही नहीं। वो हल्दी जिसके गुणों के बारे में बड़े बड़े बखान हम पढ़े हैं, वो हल्दी है ही नहीं। हल्दी जहां उगाई जाती है, आप मेरी बात मानने के पहले जाके देखें कितना यूरिया, कितना डीएपी डाल के कैसे हम पैदा करते हैं, उससे फायदा के बजाय नुकसान होने की संभावना है। हम यहाँ हल्दी उगाते हैं, काली मिर्च उगाते हैं, स्टीविया यानी 30 टाइम स्वीटर देन शुगर और 0 कैलोरी, वो भी प्योर ऑर्गेनिक बिटर लीफ, वो उगाते हैं। ऐसे करीब हम 60 अलग अलग चीजें, केवल हाई वैल्यू, कि भाई मुझे और मेरे साथ जुड़े हुए हर आदमी को प्रॉफिट भी मिले, इतना प्रॉफिट मिले कि हर किसान अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में अच्छे से पढ़ाए। और जैसे कि आपने कहा कि बुनियादी आवश्यकताएं गाँव में, बुनियादी आवश्यकताएं सारी हो, साफ सुथरा, बड़ा अच्छा आपने कहा, एक गांव की जो आपने परिकल्पना की, तो उसको लेके ही हम काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से अभी हमारे हाथ बहुत छोटे हैं। आपने जो एक रूपरेखा बनाई उसकी बेहद जरूरत है, और अगर ऐसी कोई रूपरेखा बनती है तो हम लोग बिल्कुल जुड़ेंगे, जो भी इससे जुड़ना चाहेंगे, और हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। पुष्पिता जी ने एक दीमक के बारे में कहा, बड़ा छोटी सी चीज है दीमक, आप बचपन से देखते सुनते आए हैं। दीमक को मानव ने दुश्मन बना लिया हर देश में, और खरबों रुपया हम हर साल इसे समाप्त करने पे खर्चा करते हैं। मैंने पाया कि दीमक अगर नहीं होता तो मानव होता ही नहीं, और हम बेवजह अपने सबसे अच्छे मित्र को दुश्मन बना रहे हैं। जो पूरी मिट्टी जिसपे खेती करते हैं आप, उसे दीमक ने ही बनाया हुआ है हजारों साल में। तो इसके ऊपर एक सेशन आप दीमक पे रखेंगे, मैं बताऊंगा कि कितना बड़ा अनर्थ इस दुनिया में हो रहा है, केवल दीमक पे ही रख लीजिए। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को का भला भी होगा, एक रास्ता आएगा उसके जरिए, तो एक अच्छा माध्यम होगा। नहीं नहीं, हम अवश्य इस सेशन रखेंगे। ये मैं चाहती हूँ कि जितने भी सेशन हमें करने हैं, रफली उनकी एक सूची जैसी आ जाए मेरे पास, और ताकि हमें एक लंबा समय मिल जाए उसको, उस लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचाने का, शेड्यूल करने का उन्हें। और ताकि जैसे यह तो है, अभी हजारों लाखों कई लाख वीडियोस एक दिन में बन रहे हैं, कौन किसको सुनता है नहीं सुनता नहीं पता, और लोगों का अटेंशन आवर्स जो है, स्पेन है, वो बहुत कम है। तो बिल्कुल फोकस्ड ऐसे सेशंस हम रखेंगे। और मैं चाहूंगी जो आज भी, जैसे अभी आर्यमन जुड़ा है, आर्यमन हमसे जुड़ा है, और भी कुछ लोग जुड़े हैं, आपके भी लोग होंगे, तो हम उनका एक टाइम और यह सारी जानकारी एक सहमति से हम सबके पास भेज दें। मुझे लगा कि यह समय ठीक है, जो आज हम मिले हैं, भारत के लोग भी डिनर कर चुके हैं और बैठ के सुन सकते हैं। और यदि हम इसको शुक्र या शनिवार को रखें, या शुक्र की शाम हो भारत में, यहाँ शनि की सुबह हो, या भारत जी में शनि की शाम हो, यहाँ हो, तो भारत के लिए ज्यादा है। तो मैं भारत के समय को अधिक महत्व इसमें दूंगी, क्योंकि भारत हमारे केंद्र जी में है। तो फिर हम पूरा शेड्यूल बना देंगे कि दीमक पर सेशन जो होना है, इस तिथि को इतने बजे जाएगा, उसमें ब्रिटेन का समय ये जैसे मैंने अभी भेजा ना पुष्पिता जी आप सबके पास समय, तो वो सारे देशों का, यूरोप अमेरिका का, सबका समय और टॉपिक, और ऐसा तो पूरा महीने भर का, 2 महीने का शेड्यूल बन जाएगा, जितने भी टॉपिक्स होंगे साप्ताहिक सेशन जैसे। और उसको हम भरपूर सभी लोग मिलकर उसका प्रचार प्रसार करें। अच्छा हो कि जितने आम लोग जुड़े, हमें बड़े बड़े नाम भी चाहिए, ताकि कृषि अनुसंधान परिषद इत्यादि जो भी कुछ ऐसी संस्थाएं हैं,
कृषि मंत्रालय से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि क्या क्या ये स्ट्रक्चर क्या है कृषि वाले मंत्रालय का, असल में लेकिन मैंने माफ करिएगा जी 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 मैंने कविता बस जी। देखा है कि हैदराबाद में वो एक ऐसा था कृषि साइंटिस्ट्स का। तो जी मैं जोड़ना चाहूंगा आपकी बात में ही कि जो भारत में वैज्ञानिक है, जी भारत में जो कृषि वैज्ञानिक है, जो मेरा अनुभव रहा है, किसानों के कामों को प्राय रेखांकित नहीं करते। एक अलग बिरादरी है उनकी, और कहीं ना कहीं उनका ईगो टकराता है कि भाई किसान हो के कोई नई वैरायटी ढूंढे, कोई नई चीज बताए हमको। ओह तो मेरा जो अनुभव रहा कि, और यही कारण है कि लेबोरेटरी, साइंटिस्ट और खेत और किसान, इन चारों को जो साथ में चलना चाहिए था, चारों अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। आप यकीन मानिए ज्यादातर खेती की किताबें जो लिखी गई है, ऐसे लोगों ने लिखी है जिन्होंने कभी खेती नहीं की, और जिन्होंने बढ़िया खेती की, जो बढ़िया किसान है, वो किताब नहीं लिखता। तो खेती किसानी की ज्यादातर किताबें ऐसी हैं कि अगर उनका फॉलो किया हमने, अनुकरण किया, तो खेती में फेल होना पक्का तय। और 70% किताबें तो ऐसी हैं कि उनको कुएं में आप डाल दीजिए, कोई नुकसान नहीं होने वाला। खेती किसानी से संबंधित किताबें जो है, अदरवाइज मत कीजिएगा। मैं कहेंगे तो मैं लिस्ट बता दूंगा, और उनको पढ़ के जिन जिन किसानों ने सोचा कि शायद भला हो जाएगा, बड़ी दिक्कत है उनका इकोनॉमिक्स को देख के, उनके जो क्योंकि व्यवहारिक अनुभव नहीं रहा। एक एक लेखक ने 40-40 वनौषधियों की खेती के बारे में किताब लिखी है, 40-40, और वास्तव में उन्होंने कभी धनिया भी नहीं उगाई। ये हकीकत है, कि ये हकीकत मैं बता रहा हूं, आप कहे मैं किसी का नाम नहीं लूंगा फोरम पे, लेकिन ये हकीकत है, उन्होंने स्वीकार भी किया बाद में एक चर्चा में। तो कभी कभार आप चाहेंगे तो ऐसा भी कर सकते हैं कि टाइमिंग आप लोगों का भी एडजस्ट हो, हम सीधे खेत से भी आपको दिखाएं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लोगों अच्छा के लिए लगेगा। रुचि की बात हाँ रहेगी जी कि हाँ देखो, जी, यदि यदि जो वहां पर कह रहे वाईफाई हैं और कैमरा आपके लिए है, आप खेत से कर सकते हैं, वो मैं हम कर अवश्य लूंगा। जुड़ेंगे। बिल्कुल। और नहीं तो जी दूसरा तरीका यह है कि आप अपनी सुविधा से रिकॉर्डिंग कर लें और वो वीडियो हम बीच में चला दें। हाँ, ये भी कर लेंगे ये हम, सरल बेहतर रहेगा, वाईफाई के डिस्कनेक्शन की बात नहीं आएगी कुछ। बेहतर ये ऐसा रहेगा। हम चाहेंगे, और मुझे लगता है कि हम एक ऐसा कृषि विषयों पर एक 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 ग्रुप बना लेते हैं, है ना। जी उसमें जो जो लोग जुड़ना चाहेंगे उनके माध्यम से, जो भी आपकी जानकारी में ऐसे लोग हैं जो थोड़े ऐसे विषयों में रुचि रखते हैं कृषि विषयक, उनको जोड़ लेते हैं उसमें। और जो आगे भविष्य में कोई एक सहयोग करने की भावना वाले हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर वाले हैं, चाहे मार्केटिंग वाले हैं, लेकिन उनके जैसे, मैं तो एकदम अनजान व्यक्ति हूँ। बस ये है कि मुझे पैतृक रूप से मैं कृषि परिवार की बेटी हूँ, कृषक परिवार की बेटी हूँ, और मैंने बचपन से लेकर आज तक जितनी भी, जैसे अभी आपने हल्दी की बात की, मैं हर साल अपने घर में 3 किलो हल्दी उगाती हूँ, कम से कम 3 किलो। मैंने भुट्टा उगाया, मेथी उगाई, मैंने मूलियां, बैंगन, 8-10 तरह की बीन्स, शकरकंदी। मुझे तो इतनी सी भी जमीन मिले, अदरक, सब कुछ मुझे होता है कि उगाओ। इतना धरती, बजाय सजावट की चीजें लगाने के, ऐसी चीजें लगानी चाहिए जो धरती के काम आए। और मैं हल्दी 3 किलो प्रतिवर्ष उगाती हूँ, अपने खुद से बोती हूँ, खुद से निकालती हूँ, खोदना बहुत मेहनत का काम होता है मेरे लिए इस आयु में। और फिर मैं लोगों को बांट देती हूँ कि अपने अपने गमलों में ही सही तुम लगाओ। क्या तो बात मुझे ये लगता है, और आपने जो बात कही कि असली हल्दी क्या होती है, तो जब हम उसको तो रखते हैं, और मैं तो ठंडी ऐसे उसको फ्रिज में रख देती हूँ, और फिर धोकर है। रख जी देती हूँ, साफ धोकर सुखाकर। और जब चाहिए होता है उसको कस, जिसको कहते हैं ना पंजाबी में कि कद्दूकस कर लिया, तो कद्दूकस कर उसको कस के थोड़ा उसका आ जाता है, किसी भी सलाद पर थोड़ा छिड़क लीजिए। तो यदि जो आज लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगी, यदि आपके हृदय के समीप कोई विषय है, तो वे विषय भी आप अपने नंबर दे दीजिए। सभी लोग यहाँ चैट बॉक्स में मुझे नंबर लिख दें। जो नए लोग जुड़े हैं, जैसे इंदु भारतीय जी जुड़ी हैं, आर्यमन का नंबर है मेरे पास, केशव जी ने अपना नंबर दिया है। तो हम इनको एक उस कृषि विषयों या जैविक कृषि विषयक, भू संपदा विषयक ऐसा एक ग्रुप बनाते हैं, उसमें सम्मिलित कर लेंगे।
और आपको जानकारी देंगे, और आप उसका, हम पूरी लिस्टिंग करने जा रहे हैं कुछ टॉपिक्स की। आप अपने टॉपिक सुझाइए, त्रिपाठी जी उसमें हमारे साथ रहेंगे। वे फिर अपने सीरीज जो चला रहे शुरू करेंगे। आज अभी मैं शिफ्टिंग के प्रोसेस चल रहा है मेरा, तो मेरे लगभग 2 महीने कुछ वैसे रहेंगे, क्योंकि इस माह के अंत में मैं शिफ्टिंग करूंगी और अगला माह मेरा वहां सेटल होने में लगेगा दूसरी जगह। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे समय चाहिए। तो इस बीच में हम इस सारी एक फाइनलाइज कर लेते हैं और सेशन करेंगे। समय यही रहेगा। दिन हम भारत के ख्याल से तय करेंगे, भारत वाले बताएं कौन सा दिन उनके लिए अनुकूल है। मेरी भी उस दिन सुविधा हो। मेरा विचार है हम सबकी सहमति इसमें होगी कि हाँ यह बहुत अच्छा रहेगा। और देखिए अभी सुझाव आया है कि जैसे आपने कहा था ना, आप किसान खेत से करेंगे। अभी किसी ने सुझाव दिया है घर की छत पर से, क्योंकि घर छोटे छोटे हो गए हैं, वहां क्या क्या चीजें लोग उगा सकते हैं अपनी आवश्यकता का। एक लंबा गमला लेकर हल्दी उगाना बहुत आसान है जैसे। और भी ऐसी जो छोटी चीजें हैं, शकरकंदी उगाना, अदरक उगाना भी इसी तरह से बहुत आसान है, थोड़ी सी जगह में हो जाते हैं। और बच्चे जब उसको उगता हुआ देखते हैं, मुझे याद है मेरे बच्चे ने पहली बार, मैंने अपनी क्यारी में मूली उगानी थी, मुझे वो नहीं मिल रही थी, तो मिट्टी गीली थी भुरभुरी सी, मैंने एक उंगली से गीली मिट्टी में रेखा, हल्की सी गहरी, क्योंकि बीज अधिक गहरे नहीं डालने पड़ते, मैंने एक उंगली से ही जरा सा ऐसे कर दिया, 3 पंक्तियां रेखाएं खींच दी मिट्टी में गहरी, उसमें मैंने बीज डाल दिए। और जब वो खड़े हुए, वो लाइन में हरे हरे छोटे छोटे एकदम डटे हुए सीधे थे वो, तो मेरे बेटे ने कहा माँ सेना खड़ी है। वो 5 साल का था उस समय, उसको उसे देखकर सेना की याद आई। तो बच्चे इस अनुभव से गुजरेंगे, जो बालकनी वाले परिवार है, आप उनको एक नया आकाश खोल कर दे देंगे। तो मैं अपने सभी लोगों से आग्रह करती हूँ कि आप हमारे योद्धा की तरह आए। एक सुझाव और आया है अभी कि कम पानी में जो जो चीजें हो सकती हैं, जैसे राजस्थान जैसे अंचल है वहां के लिए। और फिर एक दिन हम लोग जो राज्यपाल है आचार्य देवव्रत जी, उन्हें भी आमंत्रित करेंगे अपने किसी आयोजन में, जब उसका समापन या उद्घाटन जैसा करेंगे, ताकि बात और बड़े बृहद समुदाय तक पहुंचे। और अन्य लोगों को भी समय अनुसार, जैसे आपकी सीरीज चल रही है, किसी अन्य को भी इस श्रृंखला में हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों तक बात पहुंचाना। और मैं तो बहुत उत्साहित सा अनुभव कर रही हूँ। हमें पता नहीं था कि चीजें इस तरह से जुड़ती चली जाएंगी और जुड़ सकती हैं और लोगों को रुचि आ सकती है। पुष्पिता जी ने आपके नाम का सुझाव दिया था, मैं पुष्पिता जी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। हमारी विभा जी हैं, वे उन्हें अभी 3 दिन पहले हार्ट अटैक आया है, और वे हॉस्पिटल में है, और वे यूरोप ब्रिटेन में, और तब भी वे जुड़ी हुई है। तो आप सोचिए कि, और वो लिख रही हैं मुझे कि मुझे बहुत उत्साह आ रहा है ये सुनकर, हॉस्पिटल के बेड से मैं सुन रही हूँ। तो मुझे ऐसा देखकर, टिप्पणियां पढ़कर बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने जो शब्द अभी कहे हैं उससे लोग उत्साहित हैं। और हमें छोटे छोटे हाथ हैं हम लोग, तो जिसे कहना हमारे बालक प्रयास, जैसे बाल प्रयास है ये हमारे। और आपके इस पूरे जो बड़ा यज्ञ है प्रकृति और पर्यावरण को लेकर, भारत के संसाधनों को लेकर, इसमें छोटे छोटे बाल प्रयास हमारे थोड़ा जो भी सहयोग कर सकेंगे तो बहुत हर्ष होगा हमें। आप जो भी कुछ आप कहना चाहें, मंच आपका है। मैं थोड़ी उत्साहित सी हो गई हूँ, और बिना समापन और इसी के साथ साथ कविता जी, मेरा अनुरोध है डॉक्टर राजाराम जी से कि वो अपनी कविता बस्तर बोलता जरूर सुनाएं। और जिस तरह से कृषि के ये विशेषज्ञ हैं, उसी तरह से कविता के भी, और अपनी धरती के भी, उनकी कविता से ही हम समापन जीवन करेंगे। बिताया। जी 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 जी। आदरणीय कविता जी ने ही कार्यक्रम आज ऑर्गेनाइज किया, कविता से ही खत्म करेंगे। देखिए टेरेस पे या छत पे वास्तव में हम बहुत सारी चीजों की खेती कर सकते हैं, और इसके लिए भी हम कम से कम 4 शब्द लेंगे कि एक छोटे से छोटे टेरेस पे या छत पे अधिकतम लाभ की और इम्यून पावर बूस्टर बैंक हम कैसे बनाएं कि हमें अस्पताल जाने की जरूरत नहीं और शुद्धता की दिक्कत नहीं, हम स्वयं उसे उगा लें और बड़े सहजता से उगा सकते हैं। हम इस पे आगे बात करेंगे। और मैं
मेरी सबसे छोटी कविता सुनाऊंगा, जिससे कि क्योंकि मुझे लगता है जो देखने सुनने वालों के लिए बड़ा लंबा बोझिल सत्र हुआ होगा खेती किसानी की बातें। नहीं 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 नहीं। और कविता जी, चूंकि आप उत्साहित महसूस कर रही हैं बोले, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बिना उत्साह के तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। मैं बस्तर को लेके ज्यादा लिखता हूँ। जी, और स्वागत। बस्तर आप जानते हैं कि लगातार आतंकवाद के चपेट में रहा है, और बस्तर के आदिवासी दो पार्टों के बीच पिसते रहे हैं। तो मैं बस्तर का बदलता हुआ चेहरा मैंने बचपन से देखा है। जब यहाँ कोई आतंकवाद नहीं था वो भी देखा, आज का दौर भी देखा। इसलिए मैं बस्तर पे ही ज्यादातर लिखता हूँ। मैं हर बार कोशिश करूंगा एक 4 लाइन 8 लाइन की बस्तर की कविता आपको सुनाऊंगा। यहाँ तक कि मेरी एक कविता ही है कि ये बस्तर पर क्यों लिखता है, भाई बस्तर पे क्यों लिखते हैं। तो मैं बस्तर बोल रहा हूँ, मेरी मराठी, अंग्रेजी, हिंदी कई भाषाओं में। एक मैं बहुत कम लिखा हूँ, 32 कविताएं आज तक लिखा हूँ मेरे जीवन में। क्योंकि जब मुझे लगता है कि कविता बिना लिखे नहीं रह पाऊंगा, तभी मैंने लिखा है। जी जी। तो एक एक शब्द इसे समझिएगा। मुझे मेरा बस्तर कब लौटा रहे हो, मुझे मेरा बस्तर कब लौटा रहे हो, वापस ले लो चाहे अपनी नियामतें, वापस ले लो चाहे अपनी नियामतें, उठा ले जाओ चाहे ये सड़कें, ये बिजली के खंभे, ये दुकानें, उठा ले जाओ चाहे बिना सांकल के बालिका आश्रम, हाँ। उठा ले जाओ चाहे बिना सांकल के ये बालिका आश्रम, बिना डॉक्टर की ये अस्पताल, बिना गुरुजी की ये स्कूल, बंद कर दो चाहे भीख की रशद, ये सस्ता चावल चना नमक की नौटंकी, बिना साहबों के, बिना मंत्रियों के, बिना विधायकों के हम जी लेंगे, कोदो कुटकी खा के पेट पसिया पी लेंगे। अरे बिना तुम्हारी नियामतों के भी तो सदियों से हम जिंदा थे, बिना तुम्हारी नियामतों के भी तो सदियों से हम जिंदा थे, आगे भी हम जी लेंगे। आप तो बस मेरा बस्तर लौटा दो, मेरे जंगल, मेरी जमीन, मेरी फसलें, मेरा घोटुल, मेरी सोन चिड़ैया, मेरे मेरे मेले और त्योहार, मेरे मेले और मंडई, मेरे साल वनों की शांति, और मेरे जवान होते बच्चों की जिंदगी की गारंटी। इन सब के साथ मुझे मेरा बस्तर बस्तर। कब लौटा रहे। वाह वाह, अद्भुत। तो इन हम नियामतों के सबके। बिना हम ज्यादा जीवंत थे। हम्म, बिल्कुल। तो हम ठीक है। सबके, हम सबके बीच मध्य में जो खो गया है, उसे वापस हम सबके मध्य प्रतिष्ठित करने के जिन प्रयासों में राजा राम त्रिपाठी जी लगे हुए हैं, वह हम सबका भी उतना ही है जितना उनका है। और मैं राजा राम त्रिपाठी जी को आमंत्रित करने के बहाने मैंने, जो हमने कहना चाहिए, जो यह आज सत्र किया है, यह असल में केवल अपनी उसमें उस सब कार्यों और योजनाओं के में अपने छोटे से सहयोग, समर्थन और सहमति और उसके अभिनंदन का ही एक प्रयास है कि हम उन्हें आश्वस्त कर सकें कि आपके साथ बहुत सारे छोटे छोटे और हाथ हैं। जैसे वो कथा आती है कि श्री राम जब पुल बनाने लग रहे थे तो गिलहरी आ गई एक। तो हम तो गिलहरी जैसे लोग हैं, और जो प्रयास कर रहे हैं अपने जीवन में, बृहत प्रयास जिस भी दिशा में, उन सबके उन प्रयासों में विश्वम्भरा सदा साथ खड़ी रहेगी। भारत और भारतीयता और भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाएं, भारतीय लोक इतिहास, नायक इत्यादि इत्यादि से जुड़े हुए ऐसे किसी भी प्रयास में आज हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, यदि वे लोग हमें थोड़ी पूर्व सूचना दें और किसी व्यक्तित्व से परिचय कराएं या किसी कार्य योजना से परिचित कराएं, हम उन्हें विश्वम्भरा के मंच पर लाना चाहेंगे। लोगों से यह हमारा सम्मान प्रदर्शित करने का एक तरीका है कि हम उन्हें अपने मंच पर लाएं और अपने लोगों से जोड़ें, उन्हें प्रचार प्रसार दें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुष्पिता जी का पुनः धन्यवाद करती हूँ। जो लोग उपस्थित हुए हैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ।
जिनके पास मेरा नंबर नहीं है, मुझे लगता है अधिकांश के पास है। इंदु भारतीय जी हैं, इंदु भारतीय जी का नंबर मेरे पास नहीं है, और केशव जी ने अपना नंबर मुझे दे दिया है, मैं उन्हें जोड़ लूंगी और मैं अभी कुछ देर में एक ग्रुप बना दूंगी। इंदु जी आप अपना नंबर लिख दीजिए चैट में यहाँ नीचे, तो हम आपको जोड़ लेंगे। यदि आपका नंबर किसी के पास पहले से है, या आपके पास यदि मेरा नंबर है तो आप मुझे सीधे भी भेज सकती हैं। मेरे पास नंबर है इंदु जी का। हाँ जी, बस ठीक है। तो हम एक ग्रुप बना लेंगे त्रिपाठी जी, और मैं आपको भी बहुत उसमें जोड़ लूंगी, और फिर आगे हम काम करते हैं जितना हो सकेगा। मैं बहुत बड़ी, मुझे मालूम है अपनी अपनी सीमित जो शक्तियां हैं उनका भी पता है। इसे आप ऐसा मत समझिए कि मैं कोई हम कोई कुछ कर नहीं लेंगे, नहीं, लेकिन आदरणीय त्रिपाठी जी है। आदरणीय कविता जी, विदेशों में आप इतनी दूर बैठने के बावजूद, इस देश से 7 समुंदर पार होने के बावजूद, आप आदरणीय कविता जी, आदरणीय पुष्पिता जी और आदरणीय इंदु जी, विभा जी, सारे लोग अलग अलग देशों में रह के भी आप लोगों का दिल भारत के लिए धड़कता है, भारत के लिए कुछ करना चाहते हैं आप अपने देश के लिए। ये वास्तव में उद्वेलित करने वाला भाव है। मैं सच में आप लोगों को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आप जो भी करेंगे मैं निश्चित रूप से आपके साथ हूँ। ये बहुत बड़ी आपने बात कही है, और यह सहयोग बना रहे, और हम भी इसमें, मैं आप सब दर्शकों साथियों से भी चाहती हूँ कि वे भी जो सहयोग कर सके त्रिपाठी जी की किसी भी योजना में, जो भारत में रहते हैं वे स्थानीय रूप से भी सहायता सहयोग कर सकते हैं। हम तो केवल इंटरनेट के माध्यम से ही जो कर पा रहे हैं, तो किसी भी तरह का सहयोग, जो भी आपकी ईश्वर ने किसी को तन की शक्ति दी है, किसी को मन की शक्ति दी है, और किसी को धन की शक्ति दी है। ईश्वर ने हर किसी को कुछ ना कुछ दिया है, और किसी को संस्कारों और विचार की बौद्धिक शक्ति दी है। तो मैं चाहूंगी कि जो भी व्यक्ति इसमें, जैसा भी जो भी ईश्वर आप समझते हैं आपके ऊपर ईश्वर का वरदान इस रूप में है, उसी वरदान को आप बांटिए, सहयोग कीजिए उस उनकी योजनाओं में, ताकि उनका कार्य आगे बढ़े और भारत के साथ आपको भी लगे आपने एक आहुति दी है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ त्रिपाठी जी को, राजाराम त्रिपाठी जी को पुनः धन्यवाद देती हूँ, और कविता के लिए और भी विशेष धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतने घोर गंभीर सत्र के बाद पुष्पिता जी ने जो आग्रह किया, और पुष्पिता जी को भी धन्यवाद देती हूँ कि पुष्पिता जी आपने उन्हें उनके नाम का सुझाव दिया और उन्हें जोड़ा। मुझे बहुत अच्छा लगा। हम फिर मिलेंगे, आपको लगातार सुनेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं और इच्छाओं के साथ धन्यवाद। नमस्ते। को सप्रेम नमस्ते।